बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ इस उम्मीद और दुआ के क्या साथ आप खैरियत से हैं और नए दिन का आगाज कर चुके हैं? अच्छा लगा मुझे। आदाब अर्ज है, सुबह से आगे में आदाब आपको कहते हैं। आपका इंतजार जो है वो हमें रहता है। मैं हूं इमरान हसन, मेरा नाम है आयशा यूसुफ। मैं भूल जाती हूँ। अब आपको पता नहीं, हमारी ऑडियंस को पता चल गया है। दोस्तों में बार बार जाके आप बताते थोड़ी है मेरा नाम ये है, मेरा नाम कोई दोस्त नए भी तो आते हैं ना महफिल में। अच्छा चलो, उनके लिए ये इमरान है, मैं आयशा हूँ एंड आई होप अगर आप नए आए हैं तो रोजाना इस टाइम पर आया करेंगे हमसे मिलने के लिए। नवा आया है सोनिया, नवा आया है सोनिया। बहरहाल जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके दिन का आगाज बड़ा अच्छा हुआ होगा। आपके दिन का आगाज कैसा हुआ? उसी बंद गले के साथ स्ट्रगल करते हुए, काली ब्लैक टी पीते हुए, काली चाय पीते हुए। मुझे लगा आप काली बिल्ली कहने लगे। काली बिल्ली तो पता नहीं, मैं काली बिल्लियों में वैसे बिलीव नहीं करता। मेरे इलाके में फिर बहुत रही होती हैं, क्या पता कभी कुछ होता ही हो। वैसे इसमें मैंने सोचा नहीं है कभी। सो व्हेनेवर काली बिल्ली विल कम अक्रॉस, आई विल समहाउ ऑब्जर्व माय डे कि यार आज कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो साइकोलॉजिकली भी आप फील करने लगते हैं ना कि हो सकता है वाकई में ऐसा काली बिल्ली रास्ता काट। वैसे नहीं, हम इस तरह से बातें नहीं सोचते। सुबह के वक्त हम इस तरह की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। मुझे सब काली बिल्लियों से बहुत प्यार है। आपका जमीन पे रहने का उतना ही हक है जितना हम इंसानों का। आई ऑलवेज से जानवरों को उतना ही। खैर जनाब, इंसानों ने इस जमीन का हाल ये किया हुआ है, खास तौर पे जो खित्ता अर्जी है जिसे हम पाकिस्तान और इंडिया कहते हैं या बड़े सगीर कहते हैं, इसमें हाल ये है कि स्मोक से, स्पेस से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम कल भी हम बात कर रहे थे। और लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, स्मोक पे भी पॉलिटिक्स हो जाती है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया आपको क्या ऑफर दी है। आप लाहौर वालों को पता है क्या ऑफर दी है? क्या क्या उन्होंने कहा आप स्मोक से तंग है तो कराची आ जाए। उन्होंने सिर्फ लाहौर वालों को नहीं कहा, पेशावर और मुल्तान वालों को भी कहा है कि मूव टू कराची, क्योंकि कराची जो है वहां पर इस तरह की सिचुएशन नहीं है स्मॉग वाली। बहरहाल बड़े मजे का भी लगा मुझे उनको। कराची में सिर्फ सड़कें टूटी हुई हैं, कराची में सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स हैं, कराची में सिर्फ पानी नहीं पीने का मिलता, नहीं मतलब आपने ना बाकी सब एंजॉय नहीं करना ना, ह्यूमर को एंजॉय नहीं करना। नहीं, मैंने एंजॉय तो करना है। मैं कह रहा हूँ बिलावल ने बाकी सब मसले हल कर दिए, सिर्फ स्मोक का मसला रह गया कि वो इनवाइट कर रहे। या तो ना कराची में आए, हमारे पास हॉलीडे सेलिब्रेट करें, बिलावल हाउस में रहें, हम आपकी खिदमत करेंगे। यानी कि बुला तो रहे, इतनी मोहब्बत नहीं है दैट ऑफर। लेकिन कराची में सब अच्छा थोड़ी है बिलावल भाई, सब अच्छा थोड़ी है। खैर, एयर क्वालिटी इंडेक्स की तस्वीर जो है बिलावल ने शेयर की है सोशल मीडिया पर। कहा है कि प्यारे पाकिस्तानियों, कराची मुंतकिल हो जाओ। कराची में सिचुएशन जो है वो बाकी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। स्मोक के बारे में उन्होंने ये बात की है। तो पता चले कि कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान से जो लोग हैं ना, वो सामान बांध कर जो है ना कराची मुंतकिल होना शुरू। अच्छा, सराइकी बेल्ट से तो ऑलरेडी बहुत लोग कराची जाते हैं। सराइकी जो साउथ नजदीक भी है, बहुत से लोग जाते हैं। कराची वैसे भी मदर ऑफ ऑल सिटीज है। कराची तो सब लोगों की को माँ के तौर पे पालता है। और ये कहा जाता है कराची के बारे में कि जो कराची में चला जाता है उसकी कुछ ना कुछ जिंदगी के अंदर वो बन जाता है। कराची ने बहुत से लोगों को हेल्प करता है। कराची बड़ा शहर है ना, तो वापस भी नहीं आते, बाहों में समेट लेता है। लेकिन जाहिर बात है फिर उस शहर के मसाइल भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि बिलावल ने किस नीयत से ये ऑफर किया है, मतलब खुले दिल से कि आओ जी हमारे पास। सिंध वाले वैसे बड़े मेहमान नवाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। या फिर उन्होंने पॉलिटिकली कहा है कि पंजाब से काबू नहीं हो रही स्मोक तो हमारे पास आ। मुझे लगता है ज़राए तफन्नुन उन्होंने ये बात की है। ह्यूमर जो है उन्होंने देखा है, सारी सिचुएशन है वो। ज़राए तफन्नुन कुछ नहीं करते, लॉजिक्स के साथ बात करते हैं। लॉजिक्स के साथ बहरहाल कोशिश करेंगे कि उनसे जो है ना हम किसी दिन बात करें और उनसे पूछ भी लेंगे कि सर आपने ये बात की थी तो क्यों की थी। बहरहाल क्योंकि स्मोक की वजह से उन्होंने ये बात की है कि कराची मुंतकिल हो जाए, तो अगली बात हमें स्मोक की करनी है और हमें रोज करनी है जब तक इस इश्यू पर जो है ना कुछ हो नहीं जाता। कल मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, किसी बंदे ने लिखा हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि स्मोक के ऊपर इतनी बात क्यों नहीं हो रही और ये हमारा लाइफ स्पैन जो है ना वो कम करता जा रहा है, तो इसके ऊपर मजीद बात होनी चाहिए। उस बंदे को चाहिए कि हमारा शो देखे, हमारे स्टैटिस्टिक्स देखे, हम मुसलसल बात करें। भाई आपके लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे लिए कर रहे हैं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे सभी से मुतासिर हो रहे हैं ना। ये तो यूनिवर्सल फिनोमेनन है। और हमने कल इस प्लेटफॉर्म से ये बात की थी कि इसका एक ही पॉजिटिव पहलू है कि ये सबको चूंकि मुतासिर कर रहा है, तो शायद जो डिसीजन मेकर हैं वो इसको बाकी मसाइल की निस्बत ज्यादा सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनके बच्चे भी इसी फिजा में सांस ले रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हम सबके लिए नुकसानदेह है ही। तो हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम इस पे बात करें। डेफिनेटली ये बहुत जरूरी भी है। स्मोक से जो है पंजाब में निज़ाम जिंदगी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं मुतासिर होकर रह गया। छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, हर जगह पे जो है स्मोक के डेरे हैं। लाहौर का फिर से पहला नंबर है, लाहौर पहले नंबर पर आ गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो सबसे टॉप पर है, मुल्तान दूसरे नंबर पर है और लोधरा की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर है। पिंडी भट्टियां, सियालकोट, फैसलाबाद और बहावलपुर जो है यहाँ पर भी बहुत बुरी सूरत हाल और शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। मैं कुछ फ्रेंड से बात कर रही थी जो लाहौर में होते हैं, वो कहते हैं हमें ऐसा लग रहा है हम एक गैस चेंबर में रह रहे हैं। अच्छा।
और मुझे ये सुन के ना बड़ी 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 अलार्मिंग ये सिचुएशन। अच्छा, मेरे लिए पता है उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात मेरे लिए कि हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। ये मंजर जो हम देखते हैं ना लाहौर के, ये पिछले 3-4 सालों का आप कंसेक्यूटिवली अंदाजा लगाएं, आपका तो घर भी है वहाँ पे, ये मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है, ये डेंस हो रहा है। तो दिस इज मोर अलार्मिंग। अब उसकी वजह है ना कि आबादी है वो बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन है वो बढ़ रही है, गाड़ियां हैं वो बढ़ रही हैं, गैस एमिशन, तो मजमूई तौर पर फैक्टर्स ही सारे चूंकि हम बढ़ाए जा रहे हैं। और हम मीडिया से एक गिला हम कर सकते हैं अपने ऊपर भी कि हमें सारा साल इस पे बात करनी चाहिए ताकि एक रिमाइंडर मिलता रहे। हम इन दिनों में चूंकि हाईलाइट गर्म खबर होती है तो हम लेके आते हैं, और फिर लोग भी और हुकूमत भी, हम सबको मिलकर सारा साल इसे डिस्कस करना चाहिए, इसके लिए अमल करना चाहिए। और यही बात कल डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी की थी, जो उन्होंने 50 के करीब सिफारिशात दी हैं कि इस तरह से अगर आप प्लान करते हैं तो स्मॉग में कमी की जा सकती है। अब उन्होंने सबसे पहले जो बात की थी कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप कंसिस्टेंट होकर इसके ऊपर काम करें, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने इसके ऊपर बात किया, और उन्होंने ये बात की है कि एकदम से कम नहीं हो सकता, इसमें तकरीबन 1 साल या ज्यादा साल लग सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो क्या उन्होंने कहा था? हमारे पास है साउंड बाइट, तो हम उसको चला देते हैं। नहीं है साउंड बाइट, नहीं है, चले हमने बता दिया तो इट्स ओके। बहरहाल ये कि मरियम साहिबा की स्टेटमेंट थी, और आई होप कि अच्छा इसमें सिर्फ हम पॉलिटिकली किसी को प्लीज़ ब्लेमिंग ना करें, क्योंकि सभी हुकूमतें सभी औकात के अंदर आई हैं। हम सब शहरियों ने मिलकर इस सूरत हाल में लाहौर को, कराची में तो नहीं है, दीगर शहरों को लेकर आए हैं। तो हम सब ने मिलकर इसको काबू करना है, यार लड़ने से फ़ायदा नहीं है। हम सब मिलकर अपना रोल प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह विद द टाइम ज़रूर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टोरी है वो वेदर के बारे में है, क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे हैं, तो मौसम के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता वेदर चेंज भी होता जा रहा है। ठंड इस्लामाबाद में जो है ना, जरूरी है ना उसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि कुछ तब्दीली आना शुरू हो गई है। तो चलते हैं कुछ जरा टेम्परेचर के बारे में बता देते हैं, ताकि आप पूरा दिन जो है अपने दिन को प्लान कर सकें कि कितना टेम्परेचर कम हो सकता है, उसके मुताबिक अपने कपड़े जो है ना वो लेकर चल सके। सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहां पर कम से कम रहेगा 12 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर का रुख करते हैं, जहां पर कम से कम रहेगा 14 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रोशनियों का शहर कराची, जहां पर कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फूलों का शहर पेशावर, जहां पर कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और आखिर में कोयटा की बात करते हैं, जहां पर कम से कम रहेगा 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर तो आपने बताया, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि ये जो मौसम की तब्दीली है ना, ये ट्रेन को भी मुतासिर कर रही है। और कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि इसकी वजह से ट्रेन मुतासिर हुई हैं, लेकिन दूसरी जानब शहरियों के अंदर चहमगोइयां पाई जाती हैं। एक तो पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है धुंध का भी मौसम है, फिर स्मोक भी है। तो पंजाब में पहले ही रोज से जो स्मोक की वजह है, इसकी वजह से कराची और लाहौर के दरमियान या दीगर जो इलाकों के दरमियान ट्रेनें हैं वो कुछ घंटे ताखीर का शिकार हुई हैं। अब रेलवे से लोगों को ये शिकायत है कि जब हमें बर वक्त आगाह नहीं किया जाता, जब हम ट्रेन लेने के लिए पहुंचते हैं पता लगता है कि वो ताखीर का शिकार है, कुछ मसाइल हो रहे हैं। फिर कुछ लोग जो टिकट्स रिटर्न करना चाहते हैं उनका ये कंसर्न है कि हमसे टिकट्स वापस नहीं लिए जा रहे। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि वन साइडेड स्टोरी तो ये है, लोग तो ये कह रहे हैं, रिपोर्ट्स तो हमारे पास ये आ रही हैं, तो हमने कहा किसी रेलवे अथॉरिटी से हम बात कर लें और उनसे पूछ लें कि वो इस पे हमें क्या जवाब देंगे। वाले से हमें जो डीजी रेलवे हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जरा इस हवाले से बाबर रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो शहरियों की शिकायत है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि एक तो बताया नहीं जाता हमें कि ताखीर होगी, कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ये धुंध की वजह से है या कोई और वजूहात है? पहले तो इसके ऊपर बता दीजिए। देखिए, इसकी बुनियादी वजह आजकल जो है वो धुंध ही है, और चूंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मुसाफिरों का महफूज सफ़र यकीनी बनाना है, तो हमने ये हिदायत जारी कर रखी हैं कि जहां विजिबिलिटी कम हो वहां एक महफूज स्पीड से गाड़ी चलाई जाए। और इसमें ताख़ीर तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म का रिस्क जो है वो हमारे लिए जो है वो अच्छा एक बड़ा प्राइम कंसर्न बाबर साहब लोगों का टिकट्स के हवाले से है। उन्होंने कहा कि जो टिकट्स लिए हैं इंतजामिया कह रही है कि अब ये ज़ाया कर दें, अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है या डिले हो गई या नहीं जा रही तो आप ये टिकट वापस नहीं हो सकता, इसको आप ज़ाया कर दें। इसके हवाले से ज़रा बताइए क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, पाकिस्तान रेलवेज़ की इंतजामिया मुसाफिरों से कभी भी ये नहीं कहती कि आप टिकट ज़ाया कर दें। टिकट वापस हो जाया करते हैं, उनकी मामूली सी कटिंग होती है और उसके पैसे बकाया मिल जाया करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इतनी स्मॉग धुंध के बावजूद भी हमने ट्रेन ऑपरेशन जो है वो कैंसिल नहीं किया। कोई एक भी ट्रेन जो है वो कैंसिल नहीं हुई है।
मनसूख नहीं हुई है। तो इस सब के बावजूद जो है, स्मॉग वगैरह के बावजूद, दिस इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि मुसलसल जो है सर्विसेज जो है वो अच्छा बाबर साहब, सिर्फ धुंध या स्मॉग जो है यही तो एक मसला नहीं है ट्रेनों की आमदोरफ्त उसमें ताख़ीर का। ये बताइएगा कि इसके अलावा जो है और क्या मसले हो सकते हैं ताख़ीर के, और महकमा रेलवे जो है वो इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रहा है? जी, ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर बुनियादी तौर पे आजकल मौसम की वजह से हो रही है। यहाँ पर रोक के ना एक खबर दे देते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त हम स्टूडियो में भी खड़े हैं, जलजला फील हुआ है? मुझे हल्का सा फील हुआ है ये जब पानी बहुत ज्यादा हिला है। जलजला जो है वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त भी हम थोड़ा हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके गिरदोनवां में इस वक्त जलजले के झटके गिरदोनवां में भी जलजले के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद और गिरदोनवां में ये जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और लाइव में मेरे साथ पहले भी इस तरह से हो चुका है। अच्छा, आपको अब मैं तो वैसे ही मुझे बहुत कम फील होता है, लेकिन यस रिपोर्ट्स आ रही हैं सिंस आयशा सेड कि वी हैव फेल्ट इट अ बिट स्मॉल जोल्ट। इस वक्त आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसका मरकज़ क्या है, इसका तयन डेफिनेटली विद द टाइम होगा, लेकिन फिल वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के हल्के और कुछ जगहों पर ज़्यादा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस दुआ के साथ कि सब लोग बखैरियत हो, नुकसान ना हुआ हो, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा ना हो। ये ताज़ा तरीन खबर है जो फौरी तौर पर आपको एक महफूज मकाम पर जाना है। अगर आप घरों में मौजूद हैं तो बाहर चले जाइए, क्योंकि यही एक तरीका जो है बेहतर होता है जिस तरीके से आप बच सकते हैं। इस्लामाबाद में जलजले के झटके जो है वो महसूस किए हैं, हम लाइव थे, हमने भी ये जलजले के झटके महसूस किए हैं, तो हमने सोचा फौरी तौर पर आपको अपडेट भी कर देते हैं इसके बारे में। आई होप कि आप लोग बिल्कुल महफूज होंगे और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगी। एक मरतबा फिर से बाबर आज़ाद साहब जो है उनकी जानिब चलते हैं। हम बात कर रहे हैं रेलवे और ट्रेनों की ताख़ीर से मुतालिक। बाबर साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि सिर्फ धुंध और स्मॉग जो है वो एक मसला नहीं है ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर का, और भी बड़े मसले होते हैं। समटाइम्स कहा जाता है कि ट्रेन टाइम पर पहुंची नहीं है, या फिर इंजन की खराबी मसला बताई जाती है। इन शिकायत को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है महकमा रेलवे की जानिब से? देखें, जिन लोगों ने टिकट खरीदे होते हैं उनके नंबर पे मैसेज आ जाता है कि आपकी ट्रेन इतने मिनट या इतने घंटे लेट है, तो आप इतने बजे तशरीफ़ ले आएँ। ऐसा नहीं होता कि उनको इतला ना दी जाए। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई इस बारे में कोई यानी कि कोई शक है या वो मालूमात हासिल करना चाहता हो, तो हमारे नंबर 117 पे वो फ़ोन करके मालूमात हासिल कर सकता है। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका बाबर हमारे साथ रहने के लिए और हमें आने के लिए। वैसे रेलवे के हवाले से कुछ ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पॉजिटिव साइड रेलवे की है कि कुछ प्रॉफिट में भी जा रहा है रेलवे, सो इट्स वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना मौक़िफ़ दिया, लोगों का मौक़िफ़, एंड देन हमने रेलवे का मौक़िफ़ ले लिया। इफ़ यू स्टिल फील दैट देयर इज समथिंग लाइक दैट, तो आप हमें आगाह भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे थ्रू आवर रिपोर्टर्स हम आप तक अपडेट्स पहुँचाते रहे आने वाले बुलेटिन में कि इस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। रेलवे का ये कहना है कि लोगों को बताया भी जाता है अगर ट्रेन डिले हो, और टिकट्स भी वापस किए जाते हैं कुछ मुख्तसर सी कटौती करने के बाद। ये रेलवे का मौक़िफ़ का मौक़िफ़ है, लेकिन लोगों का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहरहाल जी, ये हमने बात कर ली है। अभी एक बड़ा मसला जो है वो मेरे साथ चल रहा है इमरान, आई डोंट नो आपके साथ या आपके घर में ये वाला मसला है या नहीं। आज जब मैं सुबह उठी हूँ ना, थोड़ी देर के बाद ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया। एक फ़ोन कॉल आई थी मुझे। अच्छा। किसकी हो सकती है? किसकी फ़ोन कॉल थी? मेड की, मेरी मेड की फ़ोन कॉल आई और उसने ये बोला कि भाई मैं आज काम पर नहीं आ सकती हूँ क्योंकि उसके घर में कुछ इशू हो गया है। तो ये वाला मसला क्या आपके साथ भी होता है? यूनिवर्सल नेशनल इशू की आप बात करें, वन ऑफ द नेशनल इश्यूज जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, एक तो ये कि अच्छे लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है। अब जो डोमेस्टिक हेल्प मुख्तलिफ लोग जो काम करते हैं ना, उनसे अगर आप बात करें तो वो कहती हैं हमें अच्छे लोग नहीं मिलते जिनके पास हम काम करें, लोग टाइम पे हमें वेजेस नहीं देते या वेजेस कम देते हैं, काम ज्यादा कराते हैं। अब हमारा सवाल ये नहीं है मिलना ना मिलना, हमने आज इस मौजू को डिस्कस करने का फैसला किया। कैन यू बिलीव, इतना इंपॉर्टेंट मौजू आज तक किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। भाई हम ये पूछ रहे हैं कि जो आप डोमेस्टिक हेल्प लेते हैं, क्या ये आपके लिए एक लग्जरी है, आपकी एक ज़रूरत है, या फिर आपका एक स्टेटस है? क्यों अब इसकी वजह भी है ना, इंटरनेशनली जैसे लंदन वगैरह, यूके वगैरह में आप नहीं अफोर्ड कर सकते, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में लोग अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन मसाइल रहते हैं। तो हमने कहा आज हम थॉरोली पोल भी करवाया था सोशल मीडिया पर। सवाल हमने जो है वो करवाया था कि भाई कि हाउस हेल्प जो है वो एक ज़रूरत है, लग्जरी है, या फिर स्टेटस है। अभी भी ये पोल चल रहा है, उसके रिजल्ट कुछ तो हमारे पास आएंगे, लेकिन अभी भी आप फेसबुक पर जाकर बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। उस राय
को हम अपने शो के अंदर शेयर और करेंगे। न सिर्फ आपकी राय बल्कि आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे। Comment भी आप शामिल कमेंट जो करेंगे। लिख रहे हैं ना नीचे, कुछ देर बाद हम आपको टीवी पे आपका कमेंट आपके नाम के साथ दिखाएंगे कि आपने क्या क्या कमेंट किया है। सो गो ऑन आवर पेज, सबसे आगे फेसबुक पे जाइए, लिखिए वहां पे और हम फिर इस पे जरा और हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज के कमेंट्स भी और पॉलिटिशियन अच्छा। के कमेंट्स भी मौजूद अरे, हैं, जबरदस्त। उनको भी हम लाइव लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ ही आपने रहना है। एक ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। शिवदास। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, महफूज हैं, चूंकि हल्के फुल्के ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के खास तौर पे जो अपर एरियाज़ हैं पाकिस्तान के नॉर्थ के, उसमें महसूस हुए हैं, जिसमें सवात, मालाकंड का इलाका है, दीर वगैरह, शांगला, खैबर के दीगर जो इलाके हैं ना, यहाँ पे महसूस किए गए हैं। शिद्दत 5.3 रिपोर्ट हुई है। अल्लाह करे बहुत ज़्यादा सरफेस के नज़दीक ना हो, क्योंकि ऊपर हो तो फिर नुकसान का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन हल्का सा झटका हमने भी महसूस किया इस्लामाबाद में और बाकी इलाकों में। तो इस दुआ के साथ कि खैरियत रहे, बिल्कुल ठीक-ठाक अल्लाह है, पाक खैरियत रखे। बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो झटका है ना वो पाकिस्तान को थोड़ा सा लगा है। मुझे लगता है कि एंटीसिपेटेड था कि इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलते। इंडिया मेरे ख्याल से पाकिस्तान अब जो है वो कह रहा है कि मैं झटका कि लगा है हमें, या हमें नहीं लगा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने झटका लगाया है जो भारत रिस्पॉन्ड को हमने और किया है। आईसीसी को। Okay. एग्जैक्टली। तो हम क्रिकेट की बात करने लगे हैं, आपने सही गेस कर लिया होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो अब एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाता, यानी कि इंडिया के मैचेस जो होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसके लिए कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं लेता है, तो ये इवेंट जो है जनूबी अफ्रीका को मुंतकिल हो सकता है। बहरहाल हम भारतीय मीडिया की क्या ही बात करें, कितना कोई यकीन किया जा सकता है, लेकिन पीसीबी जो है उसने इस फैसले पर वजाहत के लिए आईसीसी से रब्ता किया है और एक खत लिख दिया जिसमें 10 के करीब सवालात उन्होंने पूछ लिया ऐसा होता है ना भारत को मसला क्या है भाई। हाँ, ऐसा होता है ना कि जो इंडियन बोर्ड है ना वो एक्चुअली इंडियन मीडिया के जरिए अपनी ख्वाहिशात को फ्लोट करवाता है। अब चूंकि मीडिया, उनकी माइट इतनी ज्यादा है, मीडिया पावर इतनी ज्यादा है, उन्होंने पेनिट्रेशन इतनी कर रखी है, उनको लगता है कि उनकी जो खबर है ना या उनकी जो ख्वाहिश है वो ओपिनियन बन जाएगी या वो फिर जारी बात है फैसला बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। खैर, इंडियन टीम का पाकिस्तान ना आने का फैसला, इस सारे मामले को हमने डिस्कस करना है। वी हैव अ वेरी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सैयद मुई शाह, आप इनको जानते हैं और हम इनके बारे में कहते हैं कि अक्सर जो शाह साहब के रेफरेंस से हमें खबर आती है ना वो बड़ी तगड़ी खबर होती है और वो वाकई खबर होती है। तो हम जरा एक तो एनालिसिस का ले लेते हैं अल्लाह सुब के वो इस मसले को ओवरऑल कैसे देख रहे हैं और द वे क्रिकेट बोर्ड इज हैंडलिंग, उससे एक हद तक मुतमईन है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सी यू। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो नई खबर फ्लोट की है इंडियन मीडिया ने, चूंकि ताज़ा तरीन है तो इस पर मैं आपका, ऐसा कुछ हो सकता है कि एक इवेंट जो पाकिस्तान ने होस्ट करना है उसको आईसीसी लेके सिर्फ इसलिए कि इंडिया की टीम नहीं आ रही किसी और मुल्क को दे दे? देखें, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब कोई इस तरह की बात होती है ना, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, तो वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है ना, वो थ्रू जर्नलिस्ट इस तरह की मतलब रूमर्स छोड़ता है, प्लांट करता है। और मैं ये अपने न्यूज़पेपर की स्टोरी के लिए मैंने रात को साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, जो आजकल क्रिकेट साउथ अफ्रीका उसको कहते हैं, उनके एक टॉप ऑफिशियल से मैंने बात की है। मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं मुख्तलिफ बोर्ड्स में मेरे लोग हैं जिनको मैंने मतलब इसीलिए अपनी स्टोरीज़ के लिए डिफरेंट टाइम्स में मैं कांटेक्ट करता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ना हमें पता है, ना हमने कोई इंटरेस्ट शो किया है, और ये इवेंट इज विद पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का सारा डिसीजन है और पाकिस्तान के पास ही सारे पावर्स हैं कि वो क्या करता है। ठीक है। तो यहाँ तो ये बात बिल्कुल साउथ अफ्रीकन बोर्ड में ऐसी कोई बात हुई नहीं। ये हमें डराने के लिए, पाकिस्तान को बताने के लिए, जो हमेशा करते रहे हैं, इस तरह की चालें चलना और इस तरह की बात करना कि पाकिस्तान डर जाए जी, चलें जी कुछ तो मिल रहा है, हाइब्रिड पे चले जाएं, इतने पैसे हो जाए। There is end to everything, sir. इसमें पाकिस्तान की भी तो गलती है ना कि हर मर्तबा मसलिहतों का शिकार हो जाया करता था। नहीं, मेरा ख्याल है वो चले, हमने बड़ा लीनियंसी शो की, हमने उनको बड़ा क्वेश्चन दिया, हमने कहा चलें बीसीसीआई है, चलें आप एशिया कप नहीं खेलते, तो हमें ये उम्मीद थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी पे जरूर आएंगे। अब हालात ठीक हैं, पूरी टीम्स आ रही हैं, दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है जो पाकिस्तान आके न खेली हो, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अब न करने वाली गुंजाइश है नहीं है। और बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि देखें, ये कोई वर्बल कम्युनिकेशन वाली बात नहीं होती। सही है कि जी अगर बीसीसीआई ने जाके आईसीसी को बता दिया कि जी हम नहीं आ रहे, सिर्फ नहीं आ रहे, भाई क्यों नहीं आ रहे, रीजंस दिए, इन राइटिंग दिए है, क्या वजूहात दी, उसमें रीजंस क्या, उसको 1 2 3 इस तरह के रीजंस दिए। ठीक है। अगर दिए हैं तो आईसीसी ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शेयर क्यों नहीं किए? वो फौरन करने चाहिए होते हैं। देखें, बीइंग अ होस्ट कंट्री, आपके पास ये सारी, आपको ये आप एंजॉय करते हो ये फैसिलिटीज, लग्जरीज, कि आपको एक एक चीज से अपडेट रखा जाए। शाह साहब, एक ये भी फैक्ट तो है ना कि इंडिया एक लग्जरी ये भी तो एंजॉय करता है जो उसका इन्फ्लुएंस है
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर, और वो इन्फ्लुएंस क्यों है? बिकॉज दे गॉट लॉट ऑफ मनी, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, उनके पास मीडिया हाउसेज हैं, तो उसको लेकर फिर आईसीसी भी कुछ फैसले करते हुए कतराता है क्योंकि सारा पैसा वहां से आ रहा है। तो क्या ये फैक्टर कहीं प्रिवेल कर सकता है इस मामले में? देखिए इमरान, बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप सिर्फ पैसे से या किसी के एक इससे डरते हैं कि ये अगर इनको हम खफा कर देंगे तो हमारा शायद कल क्रिकेट ना चले वर्ल्ड का, ये बात नहीं है। सही। दुनिया में कहीं ये नहीं होता। सही। अब रिसेंटली आपको शायद पता हो कि डेविस कप की टीम, इंडिया की डेविस कप की टीम पाकिस्तान आनी थी, तो इंडियन टेनिस ने, इंडियन लॉन्ग टेनिस एसोसिएशन है, उन्होंने ना कर दी कि हम पाकिस्तान नहीं आके खेलेंगे। लेकिन किसने एग्जर्ट की अपनी पावर्स? आईटीएफ ने, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। उन्होंने कहा आप नहीं आएंगे, आप पे जुर्माना भी करेंगे, आप नहीं आएंगे तो टाई हम पाकिस्तान को, सीधी टाई हम पाकिस्तान को दे देंगे, और आपसे हमने पूछना भी नहीं, और आगे कौन सी टाई आपको मिलती है वो हम पे है कि हम आगे क्या करते हैं आपके साथ। उन्होंने इतना डराया कि इंडियन टेनिस उनके पास कोई और रीजन ना रहा, उनकी गवर्नमेंट के पास रीजन ना रहा कि खेल के चले गए। अब ये चीजें, ये रोड हमें भी फॉलो करना पड़ेगा क्रिकेट में भी। आईसीसी का ही फिर रोल इसके अंदर आ जाता है। जी, बहुत जरूरी है आईसीसी का रोल। ना सिर्फ आईसीसी का रोल आना चाहिए, बल्कि आईसीसी की अपनी पावर दिखानी चाहिए। देखें, आप बड़े अरसे तक एक क्रिकेट बोर्ड से आप उससे ब्लैकमेल नहीं हो सकते। ये तो ये इक्वल टू ब्लैकमेलिंग ना। तो आपको नहीं लगता मजीद ये बढ़ेगा आईसीसी के ऊपर इंडियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि 1 दिसंबर से देखें जी, इसके मैं अपना फील कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट। मेरे ओवर 3.5 डिकेड्स हो गए हैं। मैंने शायद पूरी दुनिया में जाके कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां मैंने वर्ल्ड कप कवर ना किए हों, ओलंपिक्स ना कवर किए हों। मुझे 2-3 इसके हल नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने चाहिए। एक तो अपनी बिल्कुल उनको हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। एट द लास्ट ऑप्शन, अगर हाइब्रिड मॉडल पे वो जाते हैं, मैं आपको बताऊं, या ऐसी कोई बात आईसीसी कहता है यार कुछ दिखाएं, ये करें वो करें, फिर मैं ये एक बात फील करता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है उसके साथ बैठ के वो एक कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है कि आइंदा आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे तो आपके मुल्क में जितने इवेंट होंगे हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। ठीक, आप बिलीव यू मी कि अगर इस तरह की कोई डील हो जाए ना, इंडियन जो इंडिया के मल्टीनेशनल सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को और गेम्स को, वो उन्होंने अगले जो इवेंट है उनपे पैसा ही ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि पाकिस्तान नहीं होगा इंडिया में। बिल्कुल सही है। तो ये पाकिस्तान को नुकसान देने के बजाय ये उल्टा इंडिया पे पड़ जाएगा। जब हम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहां पे गए, उस वक्त भी बड़ी एंटिसिपेटेड बात ये थी कि शायद कोई बैकडोर ऐसी डिप्लोमेसी हुई है कि पाकिस्तान अब जाएगा, क्योंकि हमने उस वक्त भी बात की थी कि शायद हम ना जाएं, क्योंकि इंडिया यहाँ नहीं आए थे एशिया कप के लिए, तो कि हम नहीं जाएंगे और उसके बाद मामलात ऐसे चलेंगे। फिर हम गए तो हमें ये लगा कि शायद इसलिए जा रहे हैं कि फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम यहाँ पे आएगी। तो इंडियन टीम का अब ये जो इनकार है, इसका मतलब है उस वक्त फिर हमने कोई ले दे नहीं की। डोंट यू थिंक दैट वाज अ गुड टाइम कि हम कुछ ऐसा रिटर्न जो बात अब कर रहे हैं आप किसी ऐसी चीज पे चले जाते, किसी ट्रीटी पे चले जाते कि हम जा रहे हैं तो आपको भी आना पड़ेगा। वो हमने नहीं किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम हमारा अच्छा जेस्चर वो इंडिया उसी रेसिप्रोकल बेसिस पे हमें वापस करेगा, लेकिन वो नहीं। हिस्ट्री, हाँ, इंडिया गॉट हिस्ट्री के वो आपको हमेशा नेगेटिव उनसे वाइब्स आती हैं, हमेशा नेगेटिव आपको रिस्पांस देते हैं। आप जितना भी कर लो, तभी मैं कह रहा हूं देखें आगे और भी इवेंट आने हैं, आगे और भी सीरीज आनी है, आगे और भी ओकेजन्स आने हैं। अब बात आ गई है बहुत आगे तक। ठीक है, क्योंकि अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फर्म स्टांस लेना पड़ेगा। सही। अगर आप फर्म स्टांस लेंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी है आगे आने वाले सालों में भी। बिल्कुल सही। और ये इस तरह नहीं हो सकता कि यू लेट मीडिया गो स्कॉट फ्री, ये नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो शाह साहब, अगर पाकिस्तान अब खड़ा हो जाता है, कहता है कि हमने नहीं जाना किसी हाइब्रिड मॉडल पर, और उस स्टांस पर पक्का रहता है, तो यू थिंक कि कोई फायदा हो सकता है इस चीज का, या फिर इंडिया पाकिस्तान मैच हो ही ना? या देखिए फिर ऑप्शन क्या है? फिर ऑप्शन ये है कि चलें इंडिया नहीं आता, बहुत कुछ कर लेती है आईसीसी, नहीं आता, फाइनेंशियली पाकिस्तान को या आईसीसी को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब श्रीलंका, उनकी नेक्स्ट टीम श्रीलंका है, 9th पे इस वक्त श्रीलंका है, श्रीलंका को इन होना है। अगर कोई टीम पुल आउट करती है तो दुआ कर रहे होंगे, तो वो श्रीलंका अगर आ जाती है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान का इवेंट हो जाना है अच्छा। पाकिस्तान की अपनी मार्केटिंग एक है स्ट्रेटेजी है, उसको ज्यादा उनको
करना पड़ेगा, मतलब एफर्ट करनी पड़ेगी और मैक्सिमम जो लॉसेज हैं उनको कम करना पड़ेगा। साहब जो क्रिकेट का नुकसान होगा, और क्रिकेट फैंस का दिल जो टूटेगा, देखिए हमें नहीं, फिर उनको भी नुकसान 2 अरब लोग तो बराह रास्त मुतासिर रहने चाहिए इस खत्ते के। फिर इंडियन क्रिकेट फैंस क्या करेंगे? वो कोई भी वहां से, फिर अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो सेंसिबल जर्नलिस्ट है इंडिया का, जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो 8-10 साल नए आए हैं, उनको पता नहीं, उनको बैकग्राउंड का नहीं पता। जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, गुलदीप है, सारी उम्र हॉकी करते रहे, ओलंपिक करते रहे, उनकी तरफ से आवाजें आ रही हैं कि ये इंडिया क्या कर रहा है। तो भाई बहुत हो गया, आपने बड़ा कुछ किया, अब इन पाकिस्तान में अब क्या प्रॉब्लम है? सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है? कभी भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम पाकिस्तान आके खेलती है और इतना एंजॉय करती है पाकिस्तान आके खेलना, जिसका इतने सख्त मौसम में खेलती है। देखिए अब मुल्तान का मौसम कैसा। आपने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से तो बात कर ली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी यू गॉट नहीं वो तो मेरा क्लोज घर की बात है। वो तो क्रिकेट बोर्ड के किसी ओहदेदार से रिसेंटली बात हुई है इस मैटर के ऊपर, क्या वो फर्म है कि हम इस पे स्टैंड करेंगे? बिल्कुल स्टैंड करेंगे। अभी तक कोई ऐसी बात, देखिए एक और बात होती है कि चले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या डिप्लोमेटिक एंड्स पे कोई इस तरह के कनेक्शन हो जाए, वहां पे प्रीवियसली हिस्ट्री भी कहती है कि इस तरह की बात होती है और वो उसमें काफी कुछ चीजें निकल आती हैं, वे आउट निकल आता है। उस तरह की कोई चीज हो तो लेकिन ये जो है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस है, ये बड़ा मेरा ख्याल है काफी सोच के और काफी इसमें डिस्कशन करके ये स्टांस उन्होंने अपनाया है। ठीक है। और ये मेरा ख्याल है हिलने वाला नहीं है और ये यहाँ पे आईसीसी को कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसा हम ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, कैसा लगा आपको? हमने बड़ी जबरदस्त सीरीज जीती है। नहीं जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त। क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट में थे जो अमेरिका में मौजूद थे वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए, देखने के लिए, और फिर बड़ी मायूसी हुई थी उस वक्त वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर। प्लेजेंट सरप्राइज है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारा, लेकिन इतनी अच्छी कप्तानी की है रिजवान ने, और यही कहते हैं ना जी, आपको जब इस तरह की कोई डिसीजन करने पड़ते हैं कप्तान बनाने के, तो जरूर उसके बैकग्राउंड में आप जाया करें, उस पे वर्कआउट किया करें कि अगर रिजवान को हम कप्तान बनाएं, क्यों बनाएं। देखिए केपीके ने पिछले, अगर मैं 8-9 साल में देख लूं, डोमेस्टिक क्रिकेट का हर टूर्नामेंट रिजवान की कप्तानी में जीता है। जिस किसी को कोई शक है तो मैं एक एक करके बता सकता हूं। ठीक है। तो जब एक इंडिविजुअल अपना वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी शो करता है, तो उसका पूरा हक है कि फिर वो मुल्क की टीम को भी लीड करे। बिल्कुल ऐसे। तो अब उसने जो दिखाया वहां पे, मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ हूं, क्योंकि मैं तो अरसा दराज, बड़े अरसे बाद हमने कोई एग्रेसिव, मैं तो 87 का वर्ल्ड कप भी कवर करने वाले में से हूं। और मैं बिलीव यू मी कि जो खासकर मुझे एक जो चीज बड़ी अच्छी लगी और वो शेयर करना चाहिए, कि आपके पास 4 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, 5वां आपका पार्ट टाइमर है। बिल्कुल सही है। तो आपने कहा ये 40 ओवर से ज्यादा मैच जाना ही नहीं चाहिए। वाह, कि वो उसको पार्ट टाइमर की जरूरत ही ना पड़े। अच्छी अप्रोच है। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और कितनी अच्छी अप्रोच है। ये कोई कॉन्फिडेंट, ये कोई जो एग्रेसिव कप्तान है ना, ये वही कर सकता है। आम कप्तान की मतलब वो बस की बात नहीं कर सकता। ये बड़ा अच्छा डिसीजन है रिजवान को कप्तान बनाने का। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और आपका तज्जिया जो है वो सारा था। जाने से पहले एक सवाल मुझे आपसे करना है, क्योंकि अगला सेगमेंट जो है ना वो हमारा उस एक चीज क्रिकेट के बारे में नहीं है, क्रिकेट के बारे में नहीं है। हम हाउस हेल्प की बात करने लगे हैं। आपके घर में हाउस हेल्प के मसले हैं, मेड्स के मसले हैं कि वो छुट्टी बहुत करती हैं, आती नहीं है, या किस तरह से आपकी घर की खवातीन जो है ना परेशान रहती हैं? kept a topic on social media। मैं देख रहा था और आपको आप सबसे, तो आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जरा राय दीजिए। आजकल तो जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें हर घर में जरूरत है कि आपके पास मेड होगी, आपके पास काम करने वाली होगी, सफाई करेगी, बर्तन धोएगी, वॉश करेगी, या कोई और घर के काम है वो करेगी, ये तो जरूरत है। लेकिन अगर आपने परमिट कोई रखी हुई है तो वो तो हिलादा बात है। लेकिन आपका अगर रोज आती है और 3-4 घंटे 5 घंटे लगा के जाती है, तो जिस दिन नहीं आती है तो उस दिन परेशानी जरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें डोमेस्टिक अफेयर्स मुतासर होते हैं, इसमें कोई शक। तो आर यू कॉल इट जरूरत, आपकी जरूरत। चले मोइशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए और आपने हमें आगाह किया जी। एज एक खबर भी हम आपको दे रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन बोर्ड में शाह साहब का कहना है कि टॉप ऑफिशियल से इनका राब्ता हुआ है और अपनी खबर की तहकीक के सिलसिले में साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने यह बात कंफर्म की है कि हमारे साथ ऐसी कोई बात आईसीसी की तरफ से नहीं हुई है जिसमें यह तजवीज़ आई हो कि चैंपियंस ट्रॉफी को भारतीय मीडिया की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान से
साउथ अफ्रीका मुंतकिल किया जाए। प्रोपेगेंडा तो ये करना खबर तो इधर ही मर गई। आपको पता है कि पुरानी आदत है भारतीय मीडिया की, तो जनूबी अफ्रीका ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कहते हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। आप देखते हैं कि भारतीय मीडिया नया एंगल या नई खबर कौन सी फ्लोट करता है मार्केट के अंदर। तो जनाब अगली हमने बात करनी है हाउस हेल्प के बारे में। हाउस हेल्प के बारे में तो आपने हमें बताया है या नहीं बताया? अगर अभी भी नहीं बताया, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप बता सकते हैं कि हाउस हेल्प जो है वो आजकल के दौर के अंदर जरूरत है, लग्जरी है, या फिर कुछ लोग इसको स्टेटस भी कहते हैं। आपकी क्या राय है, हमें फौरी तौर पर बताएं, कमेंट भी करें, क्योंकि अगर आपका अच्छा कमेंट होगा तो हम अपने शो के अंदर ऐड भी करेंगे। तो जी अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं जरा वो बता दें। रिजल्ट हम एंड पे ना बताएं, रिजल्ट हम एंड पे बताएंगे, शुरू में थोड़ी बताएंगे, रिजल्ट हम एंड पे बताएंगे। इससे पहले हमारे पास हम कोशिश, एक तो हम अपनी लाइंस खोल देते हैं ताकि कुछ लोग अगर इस पे आप कमेंट करना चाहें लाइव वाया टेलीफोन कॉल, तो आप हमें कॉल मिलाइए, हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, अच्छी बात कीजिएगा। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, विद दैट हम थोड़ा सा हेल्प लेना चाह रहे हैं इस अहम टॉपिक के ऊपर। एक तो आप कॉल कर लीजिएगा, दूसरा हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज होंगी और कुछ पॉलिटिशियंस भी हम ट्राई करेंगे कि वो आ जाएं, उनसे भी पूछ लें कि वो इस बात को, डोमेस्टिक हेल्प को कैसे लेते हैं। हम दोनों साइड्स का मौकिफ लेके आना चाह रहे हैं, दोनों को हेल्प करना चाह रहे हैं। हाउस हेल्प का मौकिफ भी कि उनको क्या प्रॉब्लम होती है और जो मालिकान है उनको क्या प्रॉब्लम होती है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हमें कुछ बात करनी है, सियासत के बारे में तो करते ही हैं, लेकिन एक ऐसी खबर है जिसके असरात जो हैं वो मुल्की सियासत के ऊपर होते हैं। हम नैब तरामीम की बात करने लगे हैं, जिसके बाद नैब की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर सवालात उठने लगे हैं। हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान जो है वो ये कहा है कि 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और मुल्जिमान बैरून मुल्क चले गए हैं। अब बगैर दांतों वाला नैब जो है ना वो इंजॉय करे, दांत ही निकाल दिए गए हैं। नैब का दायरा कार कितना कमज़ोर हुआ है और उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ एडवोकेट इमरान शफीक साहब मौजूद हैं, नैब के मामलात को समझते हैं। उनसे ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस के जो कंसर्न है, बीइंग ओबियसली सीनियर ज्यूरिस्ट, वो किस हद तक ठीक है, क्योंकि कानून को तो डेफिनेटली वो बहुत बेहतर समझते हैं। तो इमरान, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? ग्लैड टू हैव यू। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर आए थे नैब से और उनसे, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी राय की बड़ी ओपिनियन की अहमियत है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बस में हो तो मैं ख़त्म कर दूंगा नैब को। उन्होंने, और अब भी उनका ये मौक़िफ़ है। अच्छा, फिर बहुत सारे सियासतदान कहते रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब कहते रहे, फिर उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ हमने देखी और नैब की शक्ल तब्दील होकर रह गई और उस तब्दीली के बाद वाकई कुछ केसेस थे जिनको वो काबिल अमल ही नहीं रहे और उसका फ़ायदा फिर बराह रास्त कुछ सियासी क़ुव्वतों को भी नाम का नैब होकर रह गया। तो लेकिन जस्टिस साहब का जो कंसर्न है, जो उन्होंने जाहिर किया, तो आप उससे किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं और मौजूदा शक्ल क्या है? क्या वाकई बगैर दांतों वाला नैब ऐसे खिलौना है, रखा हुआ है हमने कि इदारा है, या नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी उसकी कुछ प्रेजेंस है कहीं पे? देखिए, जज साहब का कंसर्न किसी हद तक दुरुस्त है कि अब नैब जिस शक्ल में इस वक्त मौजूद है, वो जो एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है ना, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, उसका जो रोब और दबदबा होना चाहिए, जो उसके पास पावर्स होनी चाहिए, जिस तरह इख्तियारात, वो वाकई नैब के पास आजकल नहीं रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं एकदम मेरा नहीं फेवरेट होता। शेर है ये, हर ठीक है, दूसरे दिन मैं सुनाती हूँ। अच्छा, ये आप सुनाती हैं। तो ये एक रियलिटी है हर चीज़ के हवाले से। नैब को पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों ने जो है वो 1999 से लेकर 2023-24 तक, ये किसी इदारे को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए ना 24 साल काफ़ी होते हैं। अवाम बेचारी ने क्या किया है? अवाम पे आपने, हाँ, ये अवाम का भी, क्योंकि ये जो जो अकाउंटेबिलिटी का तस्वर है ना, ये इसके पीछे जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो ये है कि ये पैसा अवाम का है। ये पैसा नैब पर जो अखराजात होते हैं वो भी अवाम के हैं और जो पैसा नैब ने करप्शन वाला रिकवर करना है वो भी अवाम का है। तो ये दोनों, इसलिए ये डायरेक्टली अवाम के साथ कंसर्न है। इसलिए ये तस्वुर नहीं है दुनिया भर में। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है जो ये हर मुल्क पर एक जिम्मेदारी आयद करता है कि वो एक एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का, बेसिकली एंटी करप्शन का एक बड़ा इदारा बनाएंगे, जिसकी 2-3 बुनियादी खुसूसियात होंगी जो हर इदारे में होनी चाहिए। एक ये है कि वो इंटेग्रिटी वाला इदारा हो। अब आप ये देखिएगा नैब ने अपने 23 साल में कितनी इंटेग्रिटी बाकी रहने दे दी है। दूसरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो। आप ये देख सकती हैं कि नैब कितना आज़ाद और खुद मुख्तार है। वो एक यानी, अच्छा, ये पाकिस्तान में ना जज साहब ने जो कंसर्न शो किया ना, इस पर एक और वो शेर भी आता है कि तू इधर उधर की ना बात कर,
ये बता कि काफिला क्यों लुटा। क्यों लुटा? ठीक है, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। अब ये राहजनों से गिला नहीं है, जज साहब जो गिला कर रहे हैं ना वो राहजनों से कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर नैब पिछले 24 सालों में किसी के मातहत नहीं था, पार्लिमान इसको नहीं देख सकता था, एग्जेक्टिव तो वज़ीर आज़म को ये बुला के इन्वेस्टिगेशन करते थे, वज़ीर आज़म की बेटी को, हर किसी को, MNA को, जिसको भी उन्होंने चाहा उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। वो किसी भी के मातहत नहीं था कानूनी तौर पर। उसके ऊपर नज़रसानी और जुडिशल रिव्यू का और सुपरविजन का जो इख्तियार था ना वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का था, आला अदलिया का था। तो अब आप ये जज साहब बताएं, ये सिर्फ वो जज नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदलिया बताए कि जो इदारा जिस पर सुपरवाइज करने का, अगर उन्होंने सियासतदानों को गलत अंदाज में पकड़ा, यानी आखिर में जाके 23 साल बाद इमरान भाई एक बात छोटा सा मेरा आर्गुमेंट है इस पे कि जज साहब कैसे बताएं, मुझे बताइए ना। मुशर्रफ साहब ने कायम किया अकाउंटेबिलिटी की, नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने अपना बंदा लगाया, वी नो, आई एम जस्ट मिसिंग हिज नेम, सैफ क्या नाम था उनका, बैरिस्टर साहब नहीं जो नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, सैफुर रहमान है उनकी, उन्होंने यानी कि इस्तेमाल, यानी कि जब ये अकाउंटेबिलिटी इस्तेमाल होती रही, फिर मौजूदा तहरीक इंसाफ का दौर आया, उससे यानी कि सियासतदानों ने मुसलसल अपने मफादात के लिए, फिर आपने नैब का चेयरमैन कैसे लगाना है जी, अपोजिशन लीडर और चीफ एग्जीक्यूटिव मिलकर लगाएंगे, तो उसको फिर खान साहब ने आके मुसलसल कहा तो नूरा कुश्ती हो रही है, फिर खान साहब आए तो उन्होंने बैरिस्टर शहजाद जैसे ऐसे लोग लगाए जिन्होंने उसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया। तो फिर आप जज साहब को कैसे मुर्द इल्जाम ठहराएंगे जब लेजिस्लेटर्स ये करते रहे? आपके सवाल के एक ही लम्हे में जवाब है। नैब ने मुझे आज अरेस्ट किया है, 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ मुझे पेश किया जाना है, पाकिस्तान में किसी अदालत में पेश करना जाना है, और वो है एहतसाब अदालत। ठीक है, 24 घंटे तक नैब ने तो चले मुझे रख लिया, गिरफ्तार कर लिया, मुझे पेश करना है उन्होंने एहतसाब अदालत में। उसके बाद अगली जितनी मेरी प्रोसिक्यूशन है या परसिक्यूशन है उसकी जिम्मेदार वो 24 घंटे के बाद से लेकर आखिर तक वो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने का मैकेनिज्म क्या आपके? व्हाइट कॉलर क्राइम में पहले दिन ही ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जब एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया था तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो नैब की थी ना वो उसी दिन सामने आ गई कि हम किन ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट कर रहे हैं। और इत्तेफाक की बात है, एक टीवी चैनल पर मुझे रात को बुला लिया गया शो में, मैंने वहाँ जाकर उस ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को पढ़ के कहा कि इनमें से कोई भी ऐसी अरेस्ट की ग्राउंड नहीं है कि जिस पर एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया जा सकता हो, ये अरेस्ट की ग्राउंड ही नहीं है, यानी उन पर केस नैब के अरेस्ट वारंट्स में लिखा हुआ है। मैं मुत्तफिक उस बात से, लेकिन क्या फिर इसका ये हल था कि उसके दांत निकाल दिए जाते? हमने तो इतनी महंगी अरबों रुपए की बिल्डिंग बनी नैब की, रेडियो पाकिस्तान के साथ हमारे पड़ोस में ही है, हम बड़े खुश हुए कि अच्छा यार कोई अच्छा इदारा बन रहा है। फिर आपको पता है डबल शाह जैसे केसेस, उसमें आम आदमियों को कुछ फायदा भी हुआ, नैब ने रिलीफ भी दिया उनको, और या कम से कम ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के स्कैंडल्स होते हैं तो एक कम से कम एक विंडो ऑफ रिलीफ एक आम आदमी के लिए कि नैब चले जाएंगे, नैब का एक डर होता है। क्या इसका ये हल था कि इसको बिल्कुल बेवकत कर दिया जाए? अगर आपने इतनी इस पे स्पेंडिंग्स की ओवर द ईयर्स, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इस्लाहात की जब बात हुई तो उसके बाद मज़ीद सवालात जो हैं वो दुनिया उठ के गए। करप्ट तरीन ममालिक में से है, करप्शन एक फिनोमेना है। पाकिस्तान की आला अदलिया बार बार ये कह चुकी हुई है कि ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा फंडामेंटल राइट्स में हमारा शामिल है, तो इसलिए नैब के दांत निकाल देना तो किसी तौर पर हल नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज़ का तज्जिया करते हैं तो तज्जिया करते वक्त आपको ये जहन में रखना होता है कि नैब एक वक्त एक रुब सदी यानी 25 साल नैब ने शुतरे बेमहार बेलगाम इख्तियारात भी इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान के नैब के चेयरमैन के पास वो इख्तियारात था कि जिसको चाहे वो अरेस्ट कर ले, लेकिन वो 25 सालों में अपनी कारकर्दगी जब दिखाने में नाकाम रहा, ये उसका दूसरा पहलू है, इसको भी देखते हैं। जज साहब ने जिनका ना 100 बड़े केस और अरबों रुपए की करप्शन जो है वो केसेस नैब के पास तो 25 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन उन केसों पर नैब ने आज तक कितने पैसे रिकवर किए हैं, क्या कारकर्दगी है, तो वो कारकर्दगी को भी देखना एक जरूरी है। और सियासतदानों ने जो किया वो देखें, वो उसके विक्टिम थे, उन्होंने बुनियादी तौर पर इदारों की इस्लाह करने के बजाय ऐसे लगता है जैसे उन्होंने नैब से बदला लिया है। तो इमरान भाई सोल्यूशन पे आ जाए, अब सोल्यूशन पे एक सवाल मैं कर लूं सोल्यूशन से पहले, ये जो तरमीम की गई है इसके अंदर कुछ जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह के कि 50 करोड़ से नीचे की अगर करप्शन है तो वो नैब नहीं देख सकता, अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसका घर वाला या कोई अहले खाना में से किसके पास क्या असासे हैं कोई इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकता है, सवाल नहीं पूछ सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये तो एक मजाक हो गया है पब्लिक ऑफिस होल्डर और खास तौर पर आवाम के साथ, पब्लिक के साथ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत गलत हुआ है।
और ये 50 करोड़ की जो लिमिट है, इसका मतलब ये है कि सरकारी अफसर जो है वो 49 करोड़ और 99 लाख रुपए का अगर करप्शन करता है, आपसे रिश्वत लेके चला जाता है, तो उस रिश्वत पर नैब हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि वो 50 करोड़ के थ्रेशोल्ड को कर दी। यानी आप डिस्टिंक्शन पैदा करें। आप ये कह सकते हैं कि नैब जो है वो 2-2 करोड़ रुपए वाले गली वाले जो ठेके हैं ना, उन पर भी उसने नैब ने अपने हाथ फैलाना शुरू कर दिए थे। इसको कंट्रोल किया जाए। ठेकों की मत तय कर सकते हैं कि आप नैब 50 करोड़ से नीचे वाले ठेके पर। टाइम हमारा खत्म हो गया, लेकिन इस बात से तो मुत्तफिक है ना कि बजाय इसके कि एक इदारा जो सही काम नहीं कर रहा, जैसे कि नैब के बारे में आपने कहा, उसको ठीक किया जाए, ऐसे किया जाए कि वो बेहतर काम करे ताकि नेशनली उस पर, क्योंकि हमारे वसाइल लगे हैं, इसको तवाज़ुन कायम। आपका बहुत शुक्रिया। ये बड़ी लंबी इस पे बात हो सकती है, लेकिन वक्त है उतनी हमने बात कर ली। इमरान साहब ने नैब के हवाले से हमें बताया कि उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स नहीं जो कि रही, और फिर दूसरा हमने कुछ लेजिस्लेटर्स के किरदार की बात की जो कि जब खुद इख्तियार में आते हैं तो उनको वो इदारा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना ठीक लगता है, लेकिन जब वही उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है तो कहते हैं कि देखिए जी गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए फिर वो कहते हैं हम इस्लाहात करेंगे, और जब तेरी इस्लाहात की रहबरी का जाती सवाल है तो दांत निकाल दिए जाते हैं। बहरहाल जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। तब तक आप फेसबुक पेज पर जाइए हमारे, और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए कि हाउस हेल्प जो है वो ज़रूरत है, लग्जरी है या फिर स्टेटस। स्टे विद अस। जनाब एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब हमें बात करनी है एक ऐसे अहम मामले की। ये अहम मामला मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो घर का काम हो या फिर ऑफिस का काम हो, या फिर सुस्ती भी समटाइम्स होती है जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी हमारी रूटीन का हिस्सा नहीं होती है। फिर हम बैठ कर जो है ना यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, यार इमरान बताएं कैसे वजन कम करना है, या ये मुझसे पूछते हैं आयशा बताओ कैसे वजन कम करना है। लेकिन हम आपके लिए ना कुछ स्पेशल लेकर आए हैं, और वो स्पेशल क्या है कि अगर आप घर में हैं या ऑफिस में हैं, ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं या कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको आप अपना सकते हैं और जिसके बाद आपका वजन कम हो जाएगा। आप भी गौर से दफ्तर में बैठ के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, भाई नया तरीका देखिए जरा रिपोर्ट। क्या हर वक्त काम आपको वक्त नहीं देता कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सके? तो हमारे पास इसका हल है। दफ्तर घर में काम के दौरान ही आप चंद ऐसी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जो आपकी सेहत को बेहतर करने में मददगार साबित होगी। उसकी मदद से आप वेट गेन और बीमारियों से बच सकेंगे। दफ्तर के औकात के दौरान वर्जिश के आसान तरीके ये हो सकते हैं। कोशिश करें कि हर 20 मिनट बाद अपनी सीट से उठे। एक से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करने के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा पैदल चले। ऑफिस में काम करते हुए कुर्सी पर बैठे बैठे टांगों को स्ट्रेच करें, टखनों को ट्विस्ट करें और पैरों की उंगलियों को हरकत दें। घर में टीवी देखते हुए भी सोफे पर बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑफिस में काम करते हुए वाटर इनटेक को बेहतर रखें। लंच ब्रेक के बाद 10 से 20 मिनट वॉक करें। दफ्तर में कुलीग से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल ना करें, उनकी सीट पर जाकर बात करें। पैरों पर खड़े रहने से ज्यादा कैलोरीज जलती है, इसलिए कोशिश करें कि अगर आप खड़े रहकर काम कर सकते हैं तो स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें। अगर कतार में खड़े रहकर इंतजार करना हो तो कोशिश करें कि 2 मिनट एक टांग पर, फिर 2 मिनट दूसरी टांग पर खड़े रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 मिनट का दौरानिया बढ़ाइए। इन तरीकों को इस्तेमाल करके और ऑफिस रूटीन में इन आसान स्टेप्स को शामिल करके मोटापे और दीगर बीमारियों से बचा जा सकता है। ओके सो मैं आप थोड़ी बात कर ले, मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं तो अपनी वाटर इनटेक बढ़ा रही हूँ। ये वाटर इनटेक बढ़ा रही है और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। भाई अच्छे मशवरे हैं, लिटरली अच्छे मशवरे। सीढ़ियाँ तो आपके ऑफिस में होती हैं, बस चढ़ते उतरते वक्त सीढ़ियाँ एहतियात जरूरी है क्योंकि सीढ़ियाँ कभी भी खतरनाक भी हो जाती हैं। लेकिन येस अगर आप अपने माइंड के अंदर रखें ना कि आपने अपने वेट को नहीं बढ़ने देना है ऑफ एंड ऑन। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे हम देख रहे थे इस पैकेज के अंदर कि आप अपनी उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को, ये टखने कैसे मोड़ेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। वो डिपेंड करता है। हमारा जॉब बहरहाल ऐसा नहीं है जिसमें बैठ के आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, हमारे साथ बात करें कि एक्सरसाइज करें। लेकिन ये अगर आप अब कॉमन रूम्स भी तो होते हैं ना, बात की ना, ये अच्छी बात किया कि सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। एक दफा आप सोच लेते हैं ना, दिमाग की सारी गेम होती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ आप ये सोच लें कि मुझे वजन कम करना है या फिर मुझे वजन बढ़ने नहीं देना, तो उसके बाद बाकी चीजें जो है ना वो आसान हो जाती हैं। लेकिन अपने लाइफस्टाइल को भी आपने बेहतर करना है। कुछ लोग ऑफिस के ऐसे होते हैं ऑफिस के अंदर, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर एज वेल, तो ये होता है कि कुछ लोग बड़े ऑन फीट रहते हैं, मतलब ऑन टोज रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, इधर उधर जा। कुछ लोग होते हैं वो
वो मेरी तरह बस फ़ोन उठाया या मोबाइल आ गया तो व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल करके यार फलां काम मुझे, तो बेहतर है कि आप अपना लेग वर्क जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा कर लें ऑफिस के अंदर। नहीं कि कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, लेट्स सपोज कॉफ़ी चाहिए, तो बजाय इसके कि आप कॉल करें, काम नहीं करें, अगर बिजी नहीं है तो आप चल के चले जाएं, कॉफ़ी बना के ले आए। हाँ, थोड़ा अपनी मूवमेंट अगर आपको तीसरे या चौथे फ्लोर पर जाना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आप ऐड कर लें अपने लाइफस्टाइल के अंदर तो आप हेल्प कर सकती हैं। ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ म्यूजिक का तड़का भी होगा, कुछ दीगर अहम टॉपिक्स भी हैं, हमारे साथ रहें। कीप वॉचिंग। स्तास्तरगी जादूगरी दिस्ता मीनाले वनेदा जानान 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 चिपकी उसी सुमरख कुल्ली दुनिया गेदा जानान चिपकी उसी सुमरख कुल्ली दुनिया गेदा जानान 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 जानान। राजुख में गूगलता द्राजा में दजरा वावरा राजुख में गूगलता द्राजा में दजरा वावरा दास्ता मुहब्बतु नामे क़िसा दा ज़िंदगी दा जानान जानान दास्ता मुहब्बतु नामे क़िसा दा ज़िंदगी दा जानान 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 चिपकी उसी सुमरख कुल्ली दुनिया गैदा जानान चिपकी उसी सुमरख कुल्ली दुनिया गैदा जानान 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 जानान। वाह 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 वाह, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। शाहरुख खान और जुनैद बख्श का ये खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन विद दिस जबरदस्त किस्म की पश्तो ट्यून, जिससे कौन सा पख्तून है जो, पख्तून तो खैर वाकिफ है ही, कौन सा आदमी है जो इस ट्यून को नहीं जानता, इसको प्यार नहीं करता। जबरदस्त। कैसा लगा आपको, कैसा लगा ये? बहुत जबरदस्त लगा, जबरदस्त। ये माशाल्लाह शाहरुख और जुनैद, आप दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। आपका रुबाब तो है ही, आपकी मुझे मुस्कुराहट जो है ना शाहरुख, वो बड़ी अच्छी लगी। ये शाहरुख खान जैसी मुस्कुराहट है इनकी, है शाहरुख खान की, शाहरुख खान जैसी मुस्कुराहट। ये हमारे पठान वाला शाहरुख खान है। नहीं, वो भी तो पठान ही है, शाहरुख खान भी तो पठान ही। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बता दें कि पिछले कुछ 4-5 दिनों से ये लोग मुसलसल जो हमारा लोक मेला चल रहा है लोक विरसा के अंदर, उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे लगा कि बिल्कुल मुश्किल ही हो जाएगा जुनैद के लिए गाना, क्योंकि इनका बिल्कुल गला मेरे वाला हाल चल रहा है इनका, लेकिन क्या कमाल, इतनी ऊंचे स्केल पे आपने गाया। तो कैसा एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद का, कैसा चल रहा है ये लोक मेला? बस जहाँ सकाफ़त हो और कल्चर को रिप्रेजेंट करना हो, चाहे इस्लामाबाद हो या लाहौर हो या पुख्तनख्वा हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सर। और इसके अलावा 10 दिन है, थोड़ा टफ रूटीन है क्योंकि सुबह 9 बजे उठना है, अपनी सारी टीम को बस जल्दी जल्दी जाओ, उठो, नाश्ता करो, और उसके बाद 9 पे निकलना है। अच्छा। फिर 10 से स्टार्ट हो के शाम 10 बजे तक हम परफॉर्म करते रहते हैं, होस्टिंग करते रहते हैं, सारे स्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मुसलसल चलता रहता है? हम दरमियान में नमाज का ब्रेक लेते हैं, लेकिन इनकी आराम के लिए, ताकि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो मोबाइल पे गाना लगा लेते हैं। लेकिन जितने भी पठान आते हैं खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा स्टॉल में, तो हमारे म्यूज़िक को खुसूसन स्पेशली रबाब को बहुत इंजॉय करते हैं। तो वो हमें रिलैक्स होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देता, जिस तरह बाकी स्टॉल में लोग मतलब ज़्यादा टाइम मिलता है उसको रिलैक्स होने के लिए। तो इस वजह से 5 दिन से लगातार होस्टिंग भी, फिर शेर व शायरी भी, स्टॉल के लोगों को अनाउंस करना, कोई एक आ जाता है मेरा नाम नहीं लिया, दूसरा आ जाता है मेरा नाम नहीं लिया, ये भी करना पड़ता है। और फिर जब शाम के टाइम पठान आ जाते हैं थोड़ा ज़्यादा मस्त हो जाते हैं, तो उसको भी फिर एंटरटेन करना, उसको कंट्रोल करना। अच्छा, जो पख्तून लोक म्यूजिक है ना, या बुनियादी जो मौसीकी है, इसके लिए पठान होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। हमें 90% समझ नहीं आती है, लेकिन हम उतना ही एंजॉय करते हैं जितना पठान आपने गाया है ना, ये मुझे पहले भी कभी समझ नहीं आया, लेकिन ये जानान और इसकी ट्यून जो है वो इतनी कैची और इतनी ज़बरदस्त है। जरा शाहरुख से भी जान लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा चल रहा है, मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर? बहुत मज़ा आ रहा है जी,
हम बजाज में मोर बाजार है। अच्छा, कब से बजा रहे हैं आप ये रबाब? कोई काजोल मिली आपको नहीं? ढूंढ रहा हूँ अभी। क्या ये लाइव प्रोग्राम करवा ली भी देखी? अच्छा, हम चाहते हैं कि काजोल से आपकी मुलाकात करा दें, उसकी हम कोशिश कर लेते हैं। आप हमें पता चला कि कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स भी कर रहे हैं आप? हाँ, मास्टर कंप्लीट किया हुआ कंप्यूटर है। साइंस का इससे तो ताल्लुक नहीं है, तो ये कहाँ से, ये किसकी ये कौन सी मोहब्बत ने साइंस आपको है? शायर और सिंगर बना दिया? ये बस यही कहूँगा कि बस कुदरती तौर पर ये है। और नहीं होता ना, दिल Proper, शिल टूटता हाँ। है, फिर बंदा गाना शुरू कर देता प्रॉपर स्पीड में ना आ सकता हूँ, दिल भी हो रहा है, लेकिन क्या करे। है। क्यों नहीं आ सकते? फैमिली सपोर्ट नहीं है? फैमिली सपोर्ट तो है, सपोर्ट तो मेरे अम्मी अब्बू ने जितना मेरे किया है, तो मैं कहूँगा कि मैं सबसे खुशनसीब बेटा हूँ। हर किसी को अपने बाप बाप अजीज़ होते हैं, लेकिन मैं सबसे खुशनसीब इसलिए हूँ कि अम्मी अब्बू जैसे मुझे मिले हैं। अब्बू मानते हैं मेरे दिल के लिए, लेकिन अम्मी नहीं मानती। क्यों? लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारा बेटा यही करता है, ये नहीं कहते कि तुम्हारे बेटे ने बहुत मुश्किलात लाइक बीमारियाँ वगैरह आई थी, उसमें बीएस किया, फिर मास्टर किया, फिर इसके अभी पीएचडी कर रहा है। वो नहीं कह रहे, लेकिन कहते हैं हाँ तुम्हारा बेटा तो लेकिन हम लोग आपकी क्या अम्मी से कहेंगे? कहेंगे इतना अच्छा टैलेंट है, लोग आंटी क्या इतना कहेंगे? खूबसूरत ये गा सबसे रहे बड़ा हैं। मसला जो है ना हाउस होल्ड का, यही होता है। ये आप पढ़ाते भी हैं? हाँ, पढ़ाता हूँ। कहाँ पे पढ़ाते हैं और आगे मैं पीएचडी मास्टर भी कर रहे कंप्यूटर हैं? साइंस मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है, और अभी जनवरी में इंशाल्लाह उधर एडमिशन लूँगा, और उधर ही मैं पढ़ा रहा हूँ अभी जन लास्ट चले, फरवरी से। बहुत अच्छा हमसे मिलके आपसे मिलके हमें लग रहा है, और आई बिलीव कि आपको भी हमसे मिलके अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत व्यूवर्स मजीद चाहते हैं आपकी, क्योंकि हमारी साथ साथ फीडबैक भी आ रहा होता है, दे वांट कि आप मजीद कुछ हमें सुनाएं। रुबाब लोग सुनना चाहते हैं, तो आप कुछ गाइए, सुनाइए। ओनली रबाब? जी नहीं, आप भी गाइए, अप टू यू, जो भी आप परफॉर्म करें। स्तर को बुलाओ आखिर पहले पीस कर दें। पीस कर दें। दस्तर गो बला वाखलम जाना ना जमा व दजड़ करार राशा मेहरबान जमा व दजड़ करार राशा मेहरबान जमा स्ता दस्तर गो बला वाखलम जाना ना जमा वदजड़ करार राशा मेहरबान जमा वदजड़ करार राशा मेहरबान जमा। औ खदा चिस्तरगी औ दिवली दिया खदा चिस्तरगी औ दिवली दी कचारी गट्टी वे खोड़ले बदियो मवजाना ना जमा वदजड़ करार राशा मेहरबान जमा वदजड़ करार राशा मेहरबान जमा स्ता दस्तर गो वाला वाखलम जाना न जमा वदजड़ करार राशा मेहरबान। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। कहते हैं वैसे भी बहुत जितने भी मजा आया। लकड़ी से बने जितने भी साज है ना, एक तो कुछ इलेक्ट्रिक भी होते हैं, लेकिन उनकी जो भी उनका एक एक तार है, एक एक सुर है ना, वो दिल से दिल तक पहुंचता है। बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, और हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप जितना भी म्यूजिक करियर लेकर चलें, बहुत अच्छे से चलें, अल्लाह आपको मजीद इज्जत दे, मजीद आपको सपोर्ट भी मिले जो आप चाहते हैं। स्पेशली माँ से हाँ, Thank तो कि जाते लोग जाते हम इसमें काम ना रख के, लोग अपने काम से काम रख के, और बस नहीं, आप तो इतने आइकॉनिक हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ अपने शौक को लेकर चल ही रहे हैं ना। तो तो कौन अगर समझाएंगे इन आपके लिए लोगों और से? अच्छा हो, हमारी दुआ यही है कि आप और अच्छा काम करें, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो हमें क्विकली जाते जाते कुछ और सुन लें हम, जाते जाते कुछ सुन लेते, सिर्फ रबाब सिर्फ रबाब पे कोई अच्छी सी ट्यून हम सुन लेते हैं, और फिर हम इसी के ऊपर अपना अपनी पसंद की शाहरुख सुना दे।
वेलकम बैक। अब बात करते हैं मेरे बहुत ही फेवरेट मौजू की, और जितने भी खास तौर पे बॉयज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कुछ ख़वातीन का भी फेवरेट है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्स या ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करने जा रहे हैं। गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना 112% का इजाफा हुआ है। दिस इज़ अ स्टोरी, और ये पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है, पैमा, उनके जो आदाद शुमार हैं जो कि सामने आए हैं, इसके मुताबिक सिर्फ अक्टूबर के हवाले से अगर हम बात करें 2024 में गाड़ियों की फ़रोख्त 13,108 यूनिट्स तक पहुंच गई है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ पर मुझे एतराज़ है जो आपने बात की ना थोड़ा सा, कि अब लड़कियां भी बहुत ज़्यादा ड्राइव करना शुरू हो गई। अब तो सऊदी अरब में भी ड्राइविंग शुरू हो गई, तो लड़कियों का भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। बट कार्स, टेक्निकली कार्स के हवाले से इंटरेस्ट मैंने देखा कंपैरेटिवली उतना नहीं है। देयर आर फ्यू है, लेकिन कम है, ज़्यादा होना चाहिए। खैर, पामा की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो माहाना बुनियादों पर गाड़ियों की फरोख्त है ना, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और इसमें तकरीबन 27% इजाफा हुआ है। और बेशतर जो कारसाज इदारे हैं, खासतौर पर अगर हम SUVs की बात करें, तो उनकी कीमतों में उन्होंने कमी की है, जिसकी वजह से फरोख्त में इजाफा देखने में आया है। इस तरह जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी एंट्री भी पाकिस्तान मार्केट में हो चुकी है, डिमांड में भी इजाफा हो रहा है, जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री की इस वक्त क्या सूरत हाल है? मेरे लिए सवाल इसमें यह है कि एक जानिब कारों की अगर सेल बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब कंपनियां इस पर फिर इंस्टॉलमेंट्स क्यों ऑफर कर रही हैं, डिस्काउंट्स क्यों ऑफर कर रही हैं, या ओन क्यों कम हो रहे हैं विद द टाइम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे हमने बात इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसका एक रीजन जो मुझे लगता है वो मैं दे देती हूँ, उसके बाद हम अपने गेस्ट पर जाएंगे। वो ये कि क्योंकि पिछले कुछ 1 से 2 सालों में हमने देखा था कि लोगों ने कार्स खरीदना छोड़ दी थी, जिसकी वजह से आपको पता है जबकि एक चीज जो है उसकी डिमांड में कमी हो जाती है ना, तो फिर उसके ऊपर सेल लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ कमी आपके ख्याल में, लेकिन यहाँ सेल्स फिगर्स तो कुछ और बता रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील भाई साहब मौजूद हैं, पाक व्हील से उनका ताल्लुक है। अब ये वो शख्सियत है, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी सुनील साहब से बात हुई है हमारी, कि इनको तो कोई तारुफ चाहिए नहीं है कारों के हवाले से, या कार्स के ब्रांड्स हैं या कार्स के हवाले से सुनील साहब या पाक व्हील्स एक ब्रांड है। एंड वी ऑलवेज थैंक टू हिम कि पाक व्हील्स पाकिस्तान में है, जिससे कम से कम कार्स की सेल्स एंड परचेजेस जो है ना वो बड़ी सेफ है, बड़ी ऑथेंटिक है। राइट नाउ वी हैव सुनील साहब। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल में से हमें वक्त दिया, मौजूद हैं आप। सबसे पहले तो ये जो पैमा के फिगर्स हैं, आप बताइए क्या ये फिगर्स से आप मुतमईन हैं, ये ठीक फिगर्स हैं? और इन फिगर्स के पीछे लॉजिक आपको क्या लगती है? एक जानिब हम कह रहे हैं कि सेल्स बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब आयशा ने कहा है कि डिमांड कम हुई है, तो हुई है चूंकि परचेजिंग पावर कम हुई है विद द टाइम, महंगाई बढ़ी है, तो ये तवाजुन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा हमें कुछ रानुमाई करें ना हमारी। सर वो फिगर्स पे तो कोई डाउट नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अभी प्रीएम्बल में कह रहे थे खवातीन को कम पता होता है, लेकिन आयशा नोज लॉट मोर देन यू, और उन्होंने जो बात की है वो 100% सही है। बिकॉज लास्ट 2 साल जो है ऑटो इंडस्ट्री की इतने बुरे हालात थे, तो अगर आप बेस फिगर देखें जिसे कंपेयर कर रहे हैं इस साल के 112%, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से अगर आप लास्ट ईयर 2 यूनिट बना रहे थे और इस साल में आपने 5 बना लिए, तो वो भी 112% बन जाएगा। बस बेस फिगर वाज वेरी लो लास्ट ईयर, जिस तरह आयशा ने बताया भी आपको कि 2 साल बड़े बुरे थे इंडस्ट्री के लिए, इंपोर्ट बैन से फैक्ट्रियां बंद थी, तो लास्ट ईयर के जब आप कंपैरिजन करेंगे तो दैट 112% मींस नथिंग। वैसे अगर इंडिविजुअली देखें ना 112% बढ़ गया तो कोई बड़ा लगता है नंबर, लेकिन 13,000 यूनिट का मतलब ये महीने के 13,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें, साल के 1.5 लाख, तो हम 2020 में साल के 2.5 लाख बनाते थे, तो अभी हम कहीं भी नहीं खड़े, बहुत नीचे वैल्यू पे खड़े हैं। तो कोई अच्छी खबर उस लिहाज से नहीं है ये, अगर आप 112% देखें तो लगता है जनरली वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। सुनील साहब, ये मैं जानना चाह रही हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कि इसकी डिमांड भी पाकिस्तान में बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल है ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना? देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी एक नई चीज है, फैड है, तो ऑब्वियसली उसके फेल्स फिगर अभी तो बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे, बट लीडेड जो है वो ये है कि एक तो गवर्नमेंट जो है वो एक नेटवर्क बिल्ड करे चार्जिंग स्टेशंस का, बिकॉज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में भी 2-2, 3-3 चार्जर हैं और लोग उस पर ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को अगर आना है तो वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के थ्रू आएगा, 4 व्हीलर के थ्रू नहीं आएगा, बिकॉज वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो एक टॉय की तरह है अभी, और अगर टोटल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आप पॉपुलेशन देखें वो 2000 से कम है, और वो भी वही गाड़ियां हैं जो कि लोगों ने जो है बहुत, अगर गैसोलीन गाड़ी मंगाते तो बहुत महंगी मंगनी थी, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक मंगाई हुई है। सो राइटफुल अगर आप कहें यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पॉलिसी तब होगा जब एक नेटवर्क इफेक्ट बनेगा, और पॉलिसी जो है उसको बड़ा क्लियरली डिफाइन हो जाना चाहिए। 2016 में एक पॉलिसी आई, 21 में आई, अब आजकल फिर सुन रहे हैं कि जी कोई नई ईवी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। जब आप पेंडुलम की तरह पॉलिसियों को चेंज करते रहेंगे तो लोग जो है ना डरे रहते हैं।
बट एक अच्छी बात यह है कि लोकल कंपनियों ने लॉन्च करना शुरू कर दी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। सो चंगान ने लॉन्च की, BYD इन पाकिस्तान, इसी तरह किया ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की पिछले महीने। तो अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन ये जो नई पॉलिसी आ रही है इसके मुताबिक तो गवर्नमेंट इंगेज करना चाह रही है कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को, कुछ ऐसे वेंडर्स को जो कि ईवी स्टेशंस को इंस्टॉल करें ताकि जो ईवी कल्चर है वो प्रमोट हो। तो डोंट यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए? अब तो कहीं पे चार्जिंग पॉइंट्स ही नहीं है तो लोग ईवीज को लेकर क्या करेंगे? सर देखिए, मार्केट में जब आप एक न्यूज देते हैं ना, नई पॉलिसी आ रही है, नोबडी नोज कि वो गाड़ियों से रिलेटेड है, चार्जिंग स्टेशन के रिलेटेड है, मार्केट में एक अनरेस्ट आ जाता है। जब 2016 में हमने पॉलिसी बनाई थी, ऑटो पॉलिसी, उसमें हमने कहा था कि जी हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आनी है, 21 में भी कहा था। तो उस टाइम पे जो पॉलिसी मेकर थे वो दे स्लीप, उनको तब नहीं पता था कि गाड़ियां कहीं चार्ज होनी है। और अभी भी मार्केट में जो एक न्यूज दी हुई है कि जी पॉलिसी आ रही, देयर शुड बी क्लैरिटी, अदरवाइज मार्केट जो है वो डिस्टर्ब रहती है। एंड आई थिंक मतलब हर एक को पता है कि गाड़ी आनी है या बाइक्स आनी है तो उनके चार्जिंग स्टेशन भी लगने हैं, एंड वी आर ऑलरेडी लेट इन दैट। तो जितना जल्दी ले आए उतना बेहतर है। अच्छा सुनील साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियाँ जिनकी कीमतें शुरू से ही हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं और अब तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बढ़ चुकी हैं, उसके मुकाबले में अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर देखें तो वहाँ पर वो खुद से गाड़ियाँ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उनके वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर दो बड़े ग्रुप्स हमें खास तौर पर नज़र आते हैं और तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, इनको कार्टेल्स का नाम भी दिया गया था। 3 हो चुके हैं। तो अभी पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, स्पेशली जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट हो, पाकिस्तान के अंदर बने हो, सो दैट हमें वो जो 200% ड्यूटी देनी पड़ती है वो ना देनी पड़े, इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है? देखिए, मैं तो हमेशा कंपैरिजन कहता हूँ कि हमसाये मुल्क से गलत है। उनके जो वॉल्यूम्स हैं, जो नंबर गेम है, वो यहाँ पे आप मैच नहीं कर सकते कॉस्टिंग में फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। बट लोकलाइजेशन में येस वी कैन लर्न फ्रॉम देम। उन्होंने किस तरह किया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को क्लोज कर दिया और फिर कहा कि जी बाहर से गाड़ी नहीं आएगी, जो बनेगा यहाँ बनेगा। हमारे यहाँ पे जिस तरह मैं आपको बता रहा था, पॉलिसी हर रोज चेंज होती है। कभी हम कहते हैं 3 साल पुरानी इंपोर्ट खोलेंगे, कभी 5 साल, कभी 10 साल। अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी सूट्स देयर ओन इंटरेस्ट और उसके बाद वो उसको खोलते रहते हैं। आपने शुरू में बात की जापानी गाड़ियों की इंपोर्ट की, बट फॉर्चुनेटली 2016 से लेके अब तक जो पॉलिसी है उसके साथ स्टिक की है गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट उसको स्टिक करती रहेगी तो उसके सम्राट आपको नजर आएंगे। पहले 3 कंपनियां थी, आई डोंट कॉल देम कार्टेल और माफिया एनीथिंग, दे आर बिजनेसेस, दे आर हियर टू मेक मनी। अब 13 है तो कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन का फायदा ये है कि आपको गाड़ियां मार्केट में नई से नई आती नजर आ रही हैं, ऑप्शन नजर आ रही हैं, यूजर्स के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस आ गई हैं। तो एक चीज जिसके अंदर फायदा अभी नहीं है वो प्राइसेस, लोगों का ख्याल था कि बहुत ज्यादा नीचे आएंगी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी लॉट ऑफ देम आर इम्पोर्टेड, उनके मटेरियल्स भी इंपोर्ट होते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से आपको नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म में वही कंपनी सर्वाइव करेगी जो लोकलाइजेशन ज्यादा करेगी। अच्छा, आपने जो 2-3 ब्रांड्स का हम जिक्र करें, 2 मेजर ब्रांड्स का हम जिक्र लेते हैं विदाउट नेमिंग देम, ऑब्वियसली लोगों को पता है। वो अब भी अपनी जो मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट्स है उस पर आज की तारीख में भी आप पैसे लेके आपसे वक्त ज्यादा मांगते हैं। अगर वक्त ज्यादा ना मांगे तो वो कम से कम फिर पैसे ज्यादा मांगते हैं आपसे, जिसको हम ओन मनी भी कहते हैं। वो फिनोमेनन अब भी है और ये कभी कभी हमें बड़ा हैरान करता है कि एक जानिब दीगर कंपनीज अपनी SUVs 8-8 मिलियन की उनको किस्तों पे दे रहे हैं आपको 50% लेके, और दूसरी जानिब वही कंपनी अपनी जो सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपसे ज्यादा पैसे या ज्यादा वक्त मांग रही हैं। इस फिनोमेनन को हम क्या समझें फिर? यार ये फिनोमेना जो है ये कंपनी का नहीं है, ये हमारे माशरे को एज अ नेशन हमें डिपिक्ट करता है। सो हमारे मुल्क में कोविड वैक्सीन भी ब्लैक होती है, हमारे मुल्क में फ्लू के जो शॉट्स हैं वो भी ब्लैक होते हैं। अब आजकल फॉग आया हुआ है तो अगर आप प्योरीफायर लेने जाएंगे वो भी ब्लैक हो रहे हैं। ये शो करता है हमारी सोसाइटी को। सो कोई भी मार्केट में कोई चीज डिमांड की होती है, एक इंटरेस्ट ग्रुप आता है, वो उस प्रोडक्शन को उठा लेता है और उसको ब्लैक करता है। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एनी ऑटो मैन्युफैक्चरर और एनीथिंग। और ये एक डिपिक्शन है हमारी सोसाइटी के, वी गो फॉर शॉर्टकट्स। बाकी कंपटीशन इतना आ चुका है कि अब तो मार्केट ऑफ पे जा चुकी है, बारिंग 1-2 प्रोडक्ट्स, उसमें भी ऑन कोई नहीं है। शायद डिलीवरी टाइम 1 से 2 महीने का हो, तो अगर हम सब्र कर लें, क्योंकि किसी गाड़ी में मैंने लास्ट चेक किया वेंटिलेटर नहीं लगता, तो अगर हम उसका वेट कर लें 1-2 महीने तो कोई ऑन नहीं देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर भी जो है ना बहुत जल्दी होती है कि हमने पहले से पहले की दौड़ में आना है। आई थिंक मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ। मैं 2 साल से बता रहा था और अल्लाह का अब आप देख सकते हैं, मैं 2 साल पहले की आप उठा के देख लें वीडियोस, कह रहा था कि ऑन खत्म हो जाएगा, जो कि खत्म हो चुका है, ऑफ पे आ चुका है, डील्स मिल रही हैं। सो अगर किसी कंपनी की कोई गाड़ी आपको ऑन पे मिल रही है, आप लेना छोड़ दें, वो खुद ही सप्लाई डिमांड उसको करेक्ट करेगी, वो ऑफ पे आ जाएगी। इन द लॉन्गर रन अगर हम देखें, अगले साल की सिर्फ हम बात कर लेते हैं, तो ये इजाफा हमें मजीद नजर आएगा, क्योंकि अगर ज्यादा लोग खरीदने के लिए जाएंगे तो अगेन डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ती है तो हमें पता है कि फिर प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगले साल को आप कैसे देख रहे हैं?
नहीं, ऐसा कोई इजाफा नहीं होगा। देखिए, हमने अभी तो रिवर्स गियर लगाया हुआ है प्रोडक्शन में। 2018, 19, 20 में पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 2.5 लाख यूनिट थी। आज हम ये बड़े खुश हो रहे हैं 112% के इजाफे के साथ, अभी भी हम 1.5 लाख यूनिट बनाएंगे। तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई राइट नाउ। तो सप्लाई ज्यादा ही रहेगी। 13 का मैन्युफैक्चरर है, दे विल कम्पीट, एंड आई डोंट थिंक कि आगे कोई फ्यूचर में कोई ऑन शॉन आएगा। अब कम्पीट इस पे करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी सर्विस देगी, कौन सी कंपनी आपको जो है आफ्टर सेल्स में अच्छी चीज देगी, किसकी वारंटी अच्छी है। सो आई थिंक दिस विल बी नॉट द सप्लाई ड्रिवन मार्केट, बल्कि कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट। कंज्यूमर लीड करेगा इसको। अच्छा, एक जानिब हम दूसरे दिन, हर दूसरे 8वें 10वें दिन खबर आती है फलां कंपनी ने अपनी एक शिफ्ट बंद कर दी है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, फलां प्लांट बंद करने का सोच रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं आप पाक व्हील्स के ऊपर हमें रोजाना नई नई गाड़ियां दिखा रहे होते हैं कि ये ईवी आ गई, ये हाइब्रिड आ गई, ये 1.5 करोड़ की है, ये 2.5 करोड़ की है। अब तो मतलब करोड़ों में ही बात होती है। तो हम किस इंडिकेटर को राइट समझे सुनील साहब? ये इंडिकेटर जिसमें लोग मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं, या वो इंडिकेटर जिसमें नए नए प्लेयर्स नए नए महंगे मॉडल्स, लग्जरी मॉडल्स लेकर आ रहे हैं? क्या नीश मार्केट हमारी ऊपर जा रही है और बेसिक मार्केट नीचे जा रही है? फर्क कहां पे है? नहीं, बेसिक मार्केट तो देखें, जो इनिशियल स्टार्टिंग मार्केट है, जिस तरह आप बात करते हैं कि 1-2 गाड़ियां ऐसी जो हमेशा अभी डिमांड में रहती हैं, बिकॉज 660 सीसी के अंदर कंपटीशन इतना है नहीं, तो वो तो नीचे नहीं जा रही, वो ऊपर ही जा रही है। बाकी जो प्रोडक्शन के स्टॉपेजेस थे वो पिछले 2 साल में रहे थे, जब आपके पास इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। अब तो कभी अगर शाज़ो नादिर हो, वो भी कंपनी की अपनी गलती है कि वो डिमांड प्रेडिक्ट सही नहीं कर सके और उनके पास इनिशियल कंपोनेंट नहीं है। अदरवाइज इंडस्ट्री इज गोइंग फाइन, दे आर रिकवरिंग, और अभी होप कि अगले साल जो है ऐसा कोई शटडाउन आपको नजर नहीं आएगा। कीमतों में कमी के कुछ चांसेस हैं? कोई आने वाले वक्त में जो लोग प्लान कर रहे हैं, अब तो बेचारे जो 1300 वाले थे वो 1000 पे आए, 1000 वाले 600 पे आ गए। तो क्या हम अपने बजट्स को मैनेज करें? आप एक्सपर्ट हैं, प्राइसेस को भी समझते हैं और कंपनी से भी राब्ते में रहते हैं, तो कोई हमें बताइए ना अपनी प्रेडिक्शन। सर, मुझे ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट अभी 2 पॉइंट्स नीचे आया है, अभी आने वाले 1-2 महीनों में और नीचे आएगा, तो शायद फाइनेंसिंग जो है वो लोगों के लिए थोड़ी लिक्विडेटिव हो जाए। और सेल्स फिगर ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, अगर इस साल 1.5 लाख बिकी है तो अगले साल 2.25 लाख बिकेगी। देयर विल बी करेक्शन इन मार्केट, एंड यस, प्राइसेस हैव ऑलरेडी जो है कंपटीशन की वजह से नीचे आ रही हैं। आप देख रहे हैं कंपनीज ब्रेक्स ले रही हैं, तो मेरा ख्याल है कंज्यूमर के लिए एक अच्छा साल होगा। कंज्यूमर के लिए एक अच्छा साल होगा। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाक व्हील्स सुनील मंच साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यही कहना है कि अगला साल जो है वो अच्छा रहेगा। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो थोड़ा सा इंतजार भी मेरे ख्याल से करने कर ले, आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करेंगे। खुशामदीद जी आयानू वंस अगेन। ठीक हो गया मेरा जी आयानू? ठीक हो गया? पंजाबी है, सही खुल के बोले जी आयानू। अच्छा, पंजाबी ना मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं है, लेकिन मुझे पसंद बहुत ज्यादा है। तो जी आयानू बखैर अगले एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने प्रोग्राम के आगाज से हम बात कर रहे हैं कि हमने एक पोल जो है वो अपने फेसबुक पेज पे चलाया था हाउस हेल्प से मुतालिक, और उसमें हमने सवाल पूछा था कि आजकल के दौर में हाउस हेल्प जो है वो जरूरत है, लग्जरी है या फिर स्टेटस है, जिसमें लोगों ने काफी जो है हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर वोट भी किया। आप लोगों ने हिस्सा लिया और दिलचस्प कमेंट्स जो हैं, अब इसका नतीजा शेयर करने का वक्त आ गया। गैर हतमी गैर सरकारी नहीं, हतमी सरकारी है, लेकिन हमारे पोल का है, मुख्तसर सैंपल है, लेकिन आपने पेज पे जो रिस्पॉन्ड किया, इन केस यू वांट टू रीअश्योर, गो ऑन आवर पेज, सबसे आगे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पपहले पोल दिखाएं जी, पोल का रिजल्ट जो हमारे पास आया है कि क्या एक लग्जरी है, जरूरत है या स्टेटस है जो हाउस हेल्प आप लेते हैं। तो पोल्स हमारे ये कहते हैं 63% लोगों का ये कहना है कि जो डोमेस्टिक हेल्प है आपकी या हाउस हेल्प है, ये एक जरूरत है। इसके अलावा 31% का ये मानना है कि ये एक स्टेटस का सिंबल है, और सिर्फ 6% ये कहते हैं कि नहीं जी, इसका लग्जरी, अपने काम अपने हाथ से करने चाहिए और ये जरूरी भी है। अपने काम जो है अपने हाथ से करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपको हाउस हेल्प मिल सकती है, इफ यू कैन अफोर्ड इट, और आपके पास टाइम नहीं है, तो इसमें कोई 1% बढ़ा दें आपके कहने पे। आपका कमेंट भी जरूरत में ऐड कर दें, जरूरत में कर दीजिए। आयशा का भी आ गया जरूरत में। अच्छा, मैं भी रिजर्व रखूंगा, एंड पे कोशिश करूंगा जाते जाते दे दूं। आपने भी बहुत सारे कमेंट्स किए, अब हमने एक प्लान क्या किया, एक तो आप वाले जो कमेंट्स है ना डियर व्यूअर्स जो आपने लिखे हैं, तैयार रहिए, हम उनको भी मेंशन करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ सेलिब्रिटीज या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से भी हम राय ले लेंगे कि वो क्या सोचें। जैसे अपनी राय दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। जैसे हमने मुई शाह साहब से पूछा तो उन्होंने कहा था जरूरत है, तो रेहान हफीज साहब ने कमेंट किया जो सबसे पहले हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। ओके जी, रेहान हफीज साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हाउस हेल्प जो है ना वो एक जरूरत है, इससे आपके घर की औरतें अपने लिए और खासतौर पर बच्चों के लिए टाइम निकाल सकती हैं। बात तो लॉजिकल है रेहान आपकी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये की है, और ये जरूरी भी। वो कहते हैं कि
इससे जो है ना आपकी रोजी में बरकत भी आती है। इन्होंने काफी लंबी बात जो है ना वो किसी के रोजगार का वसीला बन जाता है। सुलेमान ने अपनी बीवी या जो दीगर ऐसी खवातीन है जो वर्किंग विमेन है, उन्होंने कहा जी अगर वो जॉब करती हैं तो फिर अशद ज़रूरत है। उन्होंने अशद ज़रूरत का एक और ऑप्शन ऐड कर लिया हमारे लिए। हमने ज़रूरत लिखा था ना, अशद ज़रूरत भी आना चाहिए कि अगर तो आपकी वर्किंग विमेन है, बीवी आपकी जॉब करती है, तो सुलेमान ये कहते हैं तो फिर आपकी जो हाउस हेल्प है वो एक अशद ज़रूरत है। सलमान आपकी जो वाइफ है ना, मोहम्मद सलीम है, सलीम साहब आपकी जो वाइफ है ना या होने वाली वाइफ जो भी होंगी वो बहुत ही खुशनसीब है कि आप ऐसी सोच रखते हैं। वेरी नाइस। पता नहीं भाभी देख रही होंगी या वैसे ही उन्होंने लिख दिया, आप भाभी को पता चला है, ये भी तो देखना। आई डोंट नो। राबिया ताहा जो है वो कहती हैं कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि सिचुएशन क्या है। अगेन वो कहती हैं कि अगर घर में रहती है कोई खातून तो ये फिर लग्जरी है, अगर वो काम करती है तो फिर ये जरूरत है। मुनीर क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं कि इस बात पर मुनस्सिर है कि मुआशरे के किस तबके से आपका ताल्लुक है। ये भी इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपके लिए लग्जरी है। मिडिल और एलीट के लिए, तो एलीट मुझे समझ नहीं आता, उनके लिए एक स्टेटस है। मुझे लगता है सबके लिए ज़रूरत ही है, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। खैर मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नामों से भी बुलाते हैं। मैं कहता हूँ कि रिस्पेक्ट सबके लिए लाजिम है। वो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो हमें हेल्प करते हैं तो हम बड़े मशकूर हैं, ममनून हैं उनके कि वो हमें हेल्प करती हैं घर पे आके। इस वक्त हम कोशिश करें कि किसी सेलिब्रिटी से हमारा राब्ता, बल्कि आई थिंक मारिया वास्ती हमारे साथ लाइन पे है, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे जरा राय ले लेते हैं। मारिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अहम टॉपिक है, लेकिन लोगों को मसाइल भी बहुत रहते हैं। भाई अच्छी हाउस हेल्प मिलती नहीं है। सो यू बीइंग द एक्टर, बीइंग द सेलिब्रिटी, आपका क्या टेक है? क्या है डोमेस्टिक हेल्प आपके लिए? लग्जरी है, जरूरत है या स्टेटस है? एक अजाब है, मुझे तो ये लगता है कि अजाब है। होता ये है कि जी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी नीड, अगर यू नीड हेल्प, ये बाहर की तरह रेगुलेटेड नहीं है ना। तो हम तो लाइक जब आप कोई हेल्प या स्टाफ अपने घर पे रखते हैं तो ना वो उस तरीके से कोई प्रॉपर्ली ट्रेंड होता है ऑफ हाउस कीपिंग एंड एवरीथिंग। बस वो आ जाते हैं, मोर ऑफ अ हैसल। उनका फिर होता है कि यू टेक एन एडवांस एंड देन यू वांट मोर मनी एंड देन बीमारी एंड देन दे गो टू गांव जहाँ से फिर वो आते ही नहीं है। तो दिस इज अ माफिया जैसे बेगर्स का बन चुका हुआ है ना। आई हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैंने एक काम किया था, आई वाज वेरी कि मैंने ब्लैकमेल होना छोड़ दिया। मैंने कहा इफ आई डोंट, इफ दे डू समथिंग पहली दफा ही ना जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं नहीं चलो कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ मैं उसी वक्त मैं तकलीफ उठा लूं, लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ। बड़ी अच्छी और सही बात कर रही हैं आप मारिया। थैंक यू सो मच अपना जो राय है इस बारे में शेयर करने के लिए। अच्छा, मैं जो वाली बात है मैं इससे थोड़ा मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये भी एक माफिया है। मैं सिर्फ माफिया की बात नहीं कर रही, रेगुलेटेड नहीं है ना सिस्टम, रेगुलेशन वाली बात। एग्जैक्टली, रेगुलेशन होनी चाहिए। इस तरह से कोई भी जो है ना, क्योंकि आए रोज ये होता है कि आपसे आके आज हमें इतने पैसे चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ मारिया कितनी तंग है, मारिया कितनी अजाब है। ओह माय गॉड। चले, आपका पर्सनल टेक है। वी रिस्पेक्टेड मारिया वास्ती, थैंक यू वेरी मच। आप हमारी बड़ी सीनियर, मेरी बड़ी पसंदीदा आर्टिस्ट है। एक पॉलिटिकल कमेंट भी हमारे पास आई थिंक एक शख्सियत मौजूद है, कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ है। कायरा साहब से क्या पूछ रहे हैं आप? उनसे नहीं, वो भी देखें, आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन होने के साथ साथ घर को चलाना ये भी तो मर्द की बुनियादी जिम्मेदारी है। दो कि उनकी जरा पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाता है बीइंग पॉलिटिशियन। लेकिन कायरा साहब, थैंक यू फॉर टाइम सर। टॉपिक ऐसा है जिस पे हमें एक सियासी राय चाहिए थी और थैंक्स गॉड कि आप हमें मिल गए। आपकी क्या राय है सर? वैसे तो बेसिक राइट्स का ख्याल रखना सबका इंपॉर्टेंट है और आप बीइंग लेजिस्लेटर कानून साज इदारे के साथ, सबसे बड़े के साथ आप मुंसलिक हैं, तो आप उसका फोकस भी रखते होंगे। आपके ख्याल में क्या है हाउस हेल्प? आप इसको कैसे देखते हैं? वो उसके माली हालात बेहतर होते हैं तो वो अपने ड्राइवर रख लेता है, अपने असिस्टेंट्स रख लेता है, वो दफ्तरों के अंदर अपने असिस्टेंट्स के लिए बंदे रख लेता है, वो कारोबार में बंदे रख लेता है, मजदूरी रख लेता है। तो घरों के अंदर खवातीन को असिस्ट करने के लिए या अपने बच्चों को काम में सपोर्ट कराने के लिए वो खवातीन का इंतखाब करते हैं, क्योंकि खवातीन ज्यादा बेहतर घरों को मैनेज कर देती हैं। हमारे घरों में हमारी वो जो बुजुर्ग खवातीन होती है, हम उनको हमेशा बड़ी इज्जत के साथ, बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह समझ के उनके साथ प्यार करके उनको रखते हैं। और बहुत अच्छी बात। दूसरा ये है कि अगर आप इनसे इस प्रोफेशन को डिसोन कर दे या सोसाइटी में ना रखा जाए तो फिर क्या हो? फिर तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी राय दी है कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बीइंग पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिस स्ट्रेचर के हैं, उनकी राय जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और हमारे साथ पॉलिटिकल शख्सियत मौजूद है, आज आपने उनसे भी बात करते हैं जी। उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उज़मा साहिबा, आपके नजदीक हाउस हेल्प जो है वो जरूरत है, लग्जरी है या फिर स्टेटस है? आपकी राय क्या है इस पे?
हर घर में ये होता है। और अब तो मैंने देखा है बहुत पार्ट टाइम होती हैं, एक तो होता है ना फुल टाइम, फिर पार्ट टाइम भी आती हैं। कई घरों में वो लोग जाती हैं, लेकिन कई बिल्कुल ऐसे होता है कि छुट्टियां कर ली, 2-3-4 छुट्टियां कर ली और बताया नहीं कि जी हमने छुट्टी करनी है। फिर जाहिर है जो उनको पैसे दे रहा है, जिनकी घर की सफाई जो है वो लटकी हुई है या कपड़े उनका अंबार जमा हो गया है या कुकिंग जो है वो नहीं हो रही सही तरीके से, तो तकलीफ तो होती है अगले बंदे को। और अगर 2-3 वार्निंग्स के बाद भी उनको असर नहीं होता है और वो इस तरह से बगैर बताए छुट्टियां कर लेती हैं, तो फिर जाहिर है फिर उनकी सैलरी जिस तरह हमारी कटती है। मैं एक एमपीए हूँ, मैं अगर मिसिंग होंगी और सेशन नहीं अटेंड करूंगी तो मेरी भी गैर हाजिरी लग जाएगी, तो मेरी भी कटौतियां होंगी। तो इसी तरह फिर ये रूल उनके ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा। संडे को दे आर ऑल ऑफ, कोई इनमें से नहीं काम करने आता, उनको सब अपने राइट्स का पता है कि जी संडे हमने ऑफ नहीं, देना है। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। रेगुलराइज वही वाला जो मारिया वाला पॉइंट था कि रेगुलराइज होना चाहिए, लेकिन आई विश कि पॉलिटिशियंस की सैलरी कटते ही और उनको फर्क भी पड़ता। पॉलिटिशियंस को क्या फर्क पड़ता है उनकी सैलरी कट जाए, इतने अमीर सारे। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। थैंक यू वेरी मच उस्मा साहब, आपकी राय हम तक पहुंची। कमर जमान कायरा साहब ने भी राइट्स की बात की। कमर जमान कायरा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि उनको इस तरीके से रखिए जैसे आप अपने बच्चों को रखते हैं। कुछ केसेस, कुछ ऐसी वायरल वीडियोस भी हमने देखी ना कि आप जाते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप खुद बर्गर खा रहे हैं, आपकी जो बेचारी छोटी बच्ची आपने घर में हेल्प के लिए रखी हुई है वो साइड पे बैठी है, या गाड़ी की डिग्गी में बिठा के बच्चों उसको ले जाते हैं, तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो उसकी भी तो ख्वाहिशें हैं। या तो इसका हल ये कि आप उनको लेके ही ना जाए ऐसे रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे आपके बच्चे जिंगर बर्गर खा रहे हैं और वो बेचारी बैठ के मुंह देख रही है, उसको आपने फ्राइज दे दी। अच्छा, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं ना, हम जो नेटवर्क है ना वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। ड्रामा भी देखा रिसेंटली, जो ड्रामा जिसके ऊपर हमने जो हमारे साथ उनकी टीम थी वो भी आई थी, उसमें खास तौर पर फोकस किया गया था इस इशू के ऊपर भी। दीगर इश्यूज तो थे ही खवातीन के, इस चीज के ऊपर भी बात की गई थी। बहरहाल जी, और जो कुछ कमेंट्स हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास मैसेजेस भी आए, लोगों ने डीएम्स भी किए हैं, कमेंट्स भी किया है, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है भाई इस मामले के अंदर। कोई अच्छी मेड आपके पास हो जो हमें हेल्प कर सकें तो प्लीज उनका कांटेक्ट शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, सलमान कुरैशी है नेक्स्ट हमारे पास, इनका कमेंट है, वो ये कहते हैं कि ये काम चोरी है। जी, काम चोरी है, यानी कि खुद काम ना करना, खुद काम ना करना। इंटरनेशनली आपको बताएं अफोर्डेबल नहीं है। मेरे दोस्त हैं बड़े वेल सेटल्ड हैं इंग्लैंड के अंदर, उनसे मेरी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें रिसेंटली अपनी वाइफ उनकी बीमार थी, उनको नर्स की जरूरत थी और उन्होंने मुझे अमाउंट बताई, मैं हैरान हो गया, इतने पैसे आपको देने पड़ते हैं। इसी तरह हाउस हेल्प के लिए भी। तो पाकिस्तान में बहरहाल अगर आप अफोर्ड करें ना जरूरत के लिए भी, तो इट इज अ लग्जरी। दैट्स माई टेक, आई मीन टेक इट एज अ ब्लेसिंग अगर आपको कोई अच्छी हेल्प मिल जाती है। शहजाद कहते हैं कि स्टेटस है खुद जिम जाना और काम मासी से करवाना, ये तो एक स्टेटस है ना। अच्छा, ये जिम में जाके तगो करते हैं, घर पे कर ले। ये नाम जो है ना मासी, इसके ऊपर थोड़ी सी जरा हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग इसको मासी कहते हैं, कुछ तो प्यार से कहते हैं, कुछ काम वाली कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है ना हमें बड़ा एहतियात भी बरतनी चाहिए, बड़ा ना अगले के नहीं, आई डोंट माइंड कॉलिंग हर खाला। हमारे घर में आई यूज्ड टू कॉल हर खाला। खाला अम्मी की बहन होती हैं, तो काम करती हैं, तो क्या हुआ, ये उनका शोबा है ना, उनका प्रोफेशन है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, कभी हम भी कुछ बहुत बेसिक काम करते रहते होंगे, क्या पता हमारे कुछ दोस्त भाई यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे सफाई का काम करते हैं, तो काम करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। इज्जत सबकी है, इज्जत जो है ना वो उसके ऊपर बात करनी जो है ना वो बड़े जरूरी है। हाउस हेल्प अगर कह दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता है। बस दिल से इज्जत करें, इज्जत होना जो है, इज्जत होनी चाहिए आपके लिए। डॉक्टर समीना साहिबा है हमारे साथ। अच्छा, डॉक्टर समीना से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं, आप 30 सेकंड तक खड़े हो सकते हैं एक टांग के ऊपर? नहीं हो सकता। ये सवाल उन्होंने मुझसे पहले भी किया तो ऑफ एयर, और मैंने कहा था ऑनर मत पूछिएगा, मुश्किलात में मत डाला करें मुझे, शायद मैं हो तो जाऊं। मैंने इनको ये कहा था कि आप लेकिन जो है ना, शूटिंग में मुश्किल है। चलिए और बताएं। आप जो है ना 30 सेकंड तक खड़े होकर आपने अगला जो है ना सेगमेंट करना कर सकते हैं यार, मैं कर तो सकता हूं, काफी कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इसका अमली मुजाहरा मैं फिलहाल करूंगा नहीं। एक रिसर्च बहरहाल ये कहती है कि ये हमें मालूम पड़ा है कि एक टांग की मदद से जो कुछ देर तक अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते लोग ना, उनको मसाइल होते हैं, और ये बेसिकली इट्स अ डिजीज होती है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम यानी आसाब और मसल्स की बीमारियों का आगाज हो सकता है। अमरीकी माहिरीन जो हैं उन्होंने ये तहकीक किया, और उसके लिए उन्होंने 50 साल की उम्र के 40 अफराद पर कई साल तक तहकीक की है, और ये उनकी तहकीक में सामने आया कि जो ज़ायदुल उम्र अफराद महज 30 सेकंड तक एक टांग पर अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते हैं ना, उनको जो है ये न्यूरोमस्कुलर बीमारी जो है ना ये हो सकती है, उनका सिस्टम ये खराब हो सकता है। तो हमने कहा इस रिसर्च पे भी बात कर लेते हैं, और साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस हद तक हमें इसमें बिलीव करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर समीना इस हवाले से मौजूद, उनकी हम राय ले लेते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि ये जो अमेरिकन रिसर्च है किस हद तक सही लग रही है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। सबसे पहले तो हमें इसी पे बताइए ना, रिसर्च आपको किस हद तक ठीक लग रही है डॉक्टर समीना? कि जरीदे ने रिसर्च की है
वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर होती है, उनके साथ बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, तो तावन करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे लोग उन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बाद में आती हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली हमारा हेल्थ सिस्टम और बाकी चीज़ें रिसर्च अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो वो ऐसी चीज़ों पे भी रिसर्च कर लेते हैं। तो इस बात को मैं थोड़ा सा इसलिए मॉडिफाई करना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली किसी जरीदे में शाया हुआ है, लेकिन ये है कि अगर मैं आपसे इत्तफाक कर लेती हूँ कि वाकई ही ऐसा हो सकता है, तो देखिए मुझे लगता है कि सारा डिस्क्रेडिट मुझे जाएगा कि कल को आधा पाकिस्तान जो है एक टांग पे खड़े होने की कोशिश करेगा, और अगर ना हो पाया तो वो ये समझेंगे कि जी हमें न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। लेकिन डॉक्टर साहब ये न्यूरोमस्कुलर ये सिस्टम, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये है क्या, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा आसान कर दें हमारे लिए भी और देखने वालों के लिए भी। ये न्यूरोमस्कुलर जो होता है ना, ये एक आम डिजीज़ नहीं है, यानी कि होता है ना जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और दर्दें वगैरह जो दूसरी होती हैं वो जो आम मरीज़ों को होती हैं, ये आम नहीं है, ये कम है। यानी आप ये समझ लें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 10 to 15% होती होंगी, ठीक है ना। और ये वो बीमारियां हैं जिनका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है दे गो अलोंग द जेनेटिक लाइन, यानी मौरूसी होती हैं। और जैसे बच्चा होता है, बच्चा पैदा ही इनके साथ होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरे नंबर पे आता है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जिसमें अपना ही जिस्म हमारे खिलाफ हो जाता है, वो अपनी ही एंटीबॉडी को अटैक करता है, उसको तबाह करता है, और इंसान खुद अपने आप को तबाह करता रहता है, ठीक है। उसमें मसल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। वो ऑटो इम्यून, ये भी ज़्यादातर यही होती हैं, पैदाइशी होती हैं या बहुत कम एक्वायर्ड होती हैं। वायरल डिजीज़ होती हैं, और फिर डिफरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे से चलते हुए बहुत कम ऐसे मायोपैथीज भी होती हैं। ये ज़्यादातर ना ये इनके साथ बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, अगर ये मस्कुलर बीमारी ही है एज वी आर टॉकिंग, तो फिर इससे होता क्या है? इस बीमारी से व्हाट इम्पैक्ट कैसे करती है ये? इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो नर्व होती है ना, उसका कनेक्शन जो होता है ना, उससे ख़त्म हो जाता है। हमारे मसल के साथ एक कनेक्शन होता है, और उसमें एक सर्टन मीडिएटर्स या हार्मोन्स होते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनको कनेक्टेड रखती हैं, उनके दरमियान में बड़ा खुशगवार रिलेशनशिप रखती हैं, जिससे मसल्स जो होते हैं ना वो काम करते हैं, उनकी एजिलिटी बढ़ती है। तो इन डिजीज़ में ये होता है कि नर्व्स के साथ ना मसल्स के जो है ना वो क्या कहते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है। तो ये इस तरह नहीं होता कि किसी को कोई दर्द हुई और बैठे बिठाए न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो गई, ये ऐसा नहीं होता। तो क्या इसमें जेंडर फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है? क्या ख़वातीन के अंदर ये ज़्यादा हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले मैं भी यही समझती थी, और अभी भी काफ़ी लोग समझते हैं, और शायद हो भी, क्योंकि देखें हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं जिनको जो कि यही कहती हैं कि जी मुझे जी बिल्कुल जी, ये स्पेशली वो कहते हैं मेरे जी कंधे पकड़े गए हैं, मेरी गर्दन स्टिफ हो गई है, और जी मुझे इस तरह की पेन्स एंड एक्स हो रही हैं। देखें उसका एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ, कितने फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़े जो चीज़ है जो मैंने वो की है, कंक्लूड की है, वो हमारा कल्चरल सेटअप है। हमारी देखें, आप अगर देखें बाहर यूरोप में ख़वातीन सड़क पे जॉगिंग कर रही होती हैं खुले आम, ठीक है ना, और एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं पार्क्स में, अपने लिए टाइम निकालती हैं, दे गो टू स्विमिंग, सब कुछ करती हैं। और हमारे यहाँ कुछ ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जिन्होंने कभी घर से कदम भी नहीं निकाला होता है, ठीक है। ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की साइड से जो ख़वातीन आती हैं वो बुरके से भी नहीं निकलती, बल्कि उसमें से ही बात करती हैं। तो उनके पास टाइम नहीं होता, सिर्फ घर में रहते हैं, और दे आर सो स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। और फिर काम करना, मियाँ का देखना, मूड, बच्चों को देखना, घर का सारा काम करना, वो सारी चीज़ें, और एक्सरसाइज नाम की तो कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में कोई तस्वर ही नहीं होता। क्योंकि मैं अक्सर उनको जब एक्सरसाइजेस देती हूँ ना, मैं उन्हें कहती हूँ कि देखें आपने ये एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है। कहती है की करिए डॉक्टर साहब, सारा दिन एक्सरसाइज होती है, असी घर दा कम करते रहने एक्सरसाइज। मैं फिर उन्हें समझाती हूँ कि देखें फ़र्क होता है एक्सर्शन में और एक्सरसाइज में, ठीक है। वो आपकी एक्सर्शन है, आप एक्सरसाइज करें। तो कहते हैं हम कहाँ जाएं, कहाँ निकले, कैसे करें। वो मुझे कभी कभी लाजवाब कर देती हैं, लेकिन कुछ तबका ऐसा है अभी भी जो कि फिर मेरी बात मान लेता है। और बिलीव मी
कि एक्सरसाइज हेल्प्स ये इतना अहम नुकता है डॉक्टर साहिबा जो बात करें, क्योंकि अक्सर हमारी खवातीन को घर में यही लगता है कि अगर वो घर के काम कर रही हैं, किचन में जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो हमें यही फील होता है कि भाई एक्सरसाइज तो हमारी चल रही है। बात कर रही थी ना, तो मुझे अपने घर की जो अम्मी की बातें या बाजी यानी की कि आप बातें अगर कभी कहें ना बाकायदा एक्सरसाइज करनी है तो कहते हैं हमारी तो हो जाती है भाई, हम तो बैठते नहीं आराम से। तो डियर आंटीज, डियर विमेन, खास तौर पे जो खवातीन है हमारी, आपकी एक्सरसाइज उसके अलावा आपने एक्सर्ट करना है, एक एक्टिविटी करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली अगर अलामात है, मैं एक पॉइंट नोट कर रहा था, किसी के अंदर है तो उन अलामात को लेकर फिर क्या किया जाए? कुछ आगाही दीजिए अपने होने से ताकि लोग आपके फायदा उठाएं। कुछ इस हवाले से हमें बताइए। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो यही कहूँगी जी, थिंक पॉजिटिवली एंड लिव पॉजिटिवली एंड बिहेव पॉजिटिवली, यानी कि अपनी ज़िंदगी से मनफी चीज़ों को बिल्कुल ही मनफी कर दें, ठीक है ना। और देखिए, स्ट्रेस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा किलर होता है, स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस और टेंशन ही सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देती है, ठीक है। उसको कोशिश करें कि निकालें। और एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि अगर आप सोचें तो आप सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ कर रहे होते हैं, आप दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। कभी आपने गौर किया? लेकिन ये एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आप प्योरली अपने लिए करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो है ना, चंद ऐसे हार्मोन्स हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे अंदर खुशी पैदा होती है, ठीक है। नर्व्स और मसल्स के दरमियान रवाबत और उनके दरमियान बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरी बात वही मैंने कही, पहली एक्सरसाइज, और दूसरा फिर है कि हेल्दी, हमें हेल्दी खाना चाहिए। देखें, हमें ये ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, हमें खुद मालूम होता है कि क्या चीज़ हमारी हेल्थ के लिए बुरी है। देखें, जितने भी ये फैटी एसिड्स होते हैं, जितने भी ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे ये बीफ में होते हैं, मटन में होते हैं, इवन चिकन में भी, सबसे लीन मीट होता है फिश में, ठीक है, लेकिन चिकन में फिर कहते हैं उससे कम होता है। तो हमें अपने खाने को इस लेवल पे रखना चाहिए कि हम बहुत मुरगन, बहुत ज़बरदस्त ये रेगुलर इस्तेमाल की बातें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपने साहब मौजूद हमसे बात की। आई बिलीव जो डॉक्टर साहब, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स तक बहुत लोगों की एक्सेस भी नहीं होती है, तो हमारे प्लेटफॉर्म थोड़ा आपको हेल्प करते हैं कि आप इन डॉक्टर्स की बात सुनें। लेकिन हर जो एक्सपर्ट होता है ना, हेल्थ एक्सपर्ट आयशा, उसका एक मतमय नजर होता है, एक फोकस होता है, वो होता है हमारा लाइफस्टाइल, कि वो हमारा अच्छा होना चाहिए। उसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं। और डॉक्टर साहिबा ने जो बात की ना, थिंक पॉजिटिवली, बिहेव पॉजिटिवली, और ना हर चीज में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे ना, स्ट्रेस के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है आपने। तो उनकी पर्सनालिटी भी आप देख रहे हैं कितनी पॉजिटिव है, अच्छी वाइब। असल में लोगों का ये है कि हमारी खवातीन का वो कहते हैं जी हम एक्सरसाइज कहाँ करें। आप यकीन माने कहीं ना करें, अपनी बैल्कनी में कर लें, अपनी छत पे चली जाएं, अपनी सीढ़ियों पे कुछ हमने तो आज पैकेज भी चलाया था कि आप सोफे पे बैठे बैठे करें, कोई ना कोई एक्सर्शन करें, कोशिश करें अगर आपको सनलाइट का एक्सपोजर मिल जाए, धूप कहीं से भी आपको मिल जाए, नेचुरल चीजें हैं ना। पानी का इस्तेमाल आप बढ़ा ही सकती है ना, पानी तो पीते ही हैं आप। तो आप सर्दियों में वैसे जरा लोगों में डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो ये कुछ बेसिक एहतियातें हैं जो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। एंड देन विद दैट पॉजिटिव थिंकिंग, चाहे वो अपने रिलीजन को लेकर हो, बिलीविंग इन अल्लाह हो, या फिर वैसे माशरे को लेकर पॉजिटिव सोचना हो, वो बहुत अच्छा है आपकी जिंदगी में, सेहत में। बड़े बूढ़े कह के गए हैं ना कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, तो अच्छा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही वक्त हो चुका है हमारे प्रोग्राम का खत्म। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे एक मरतबा फिर। अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।